और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आखिरी 1.5 घंटा कैसा उभर कर आएगा इस हफ्ते, जहां पर हमने ज्यादातर समय इनफैक्ट ऊपरी लेवल्स पर ही फोकस किया है। हर रोज एक नए मूव दिखाते हुए हर रोज पिछले सत्र का हाई हमने पार किया और आज स्थिति ऐसी बनी है कि हम खुले मजबूत, फिर फिसले, फिर रिकवर हुए, फिर फिसले। कोशिश यहाँ पर चल रही है कि निफ्टी जो है वो 24,850 के ऊपर टिके। 850 900 के बीच बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जाहिर तौर पर मार्केट फेस कर रहा है, क्योंकि आज गौर करिएगा 24,858 तक हम पहुंचे, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया मार्केट। हर मर्तबा जब भी हमने 850 के लेवल को पार किया है, मार्केट पे हल्की हल्की मुनाफा वसूली हो रही है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक ऐसी ही स्थिति निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आज तो 51,117 का हाई छू चुका है, लेकिन वहां पर टिक नहीं पा रहा, वहां पर भी सिवियर रेजिस्टेंस फेस किया है। और ये लार्जली ओपनिंग के 1.5-2 घंटों में हमने देखा था 51,000 के ऊपर का मूव लगा था। शायद यहां से अब अगर होल्ड कर पाता तो 51,200 की तरफ इंडेक्स बढ़ता, लेकिन वो हो नहीं पाया और ऊपरी लेवल से हम कुछ हल्के हुए हैं। फिलहाल एब्सोल्युटली फ्लैट यहां पर निफ्टी बैंक, और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स, वहां पर भी वाइल्ड वॉलेटिलिटी ट्रेड देखने को मिल रहा है। खुले मजबूत, फिर 200 पॉइंट का करेक्शन, फिर रिकवरी आई, फिर करेक्शन, अब फिलहाल 75 अंकों के नुकसान पर ट्रेड कर देखने को मिला है। इस सब के बीच, इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच आप देखिएगा नेक टू नेक और वो उलझी हुई तस्वीर है। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बीच बहुत कम दायरा बंधा है यहाँ पर। अब दोनों के बीच 1:1 का आप कह सकते हैं रेशियो हम लगाकर चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या ट्रेड लेना है, इस समय इंडेक्स की एक क्लोज इस हफ्ते के लिए कैसी होनी चाहिए, वो समझना जरूरी है। कंसिडरिंग अगले हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में उतरेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट की मानस से कि वो एक अपडेट दे दे। इनफैक्ट मानस के साथ हमारे बाकी जानकारों को भी फटाफट से मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। मानस ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पर एक डिटेल कॉल देने वाले हैं। फिर स्टॉक्स पर प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, रचना वैद, सोनी पटनायक, इन सबको जोड़ेंगे। और आगे ऑफ कोर्स टू व्हीलर काउंटर्स में आज बड़ा एक्शन क्यों है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर एक अपडेट। कॉर्पोरेट स्कैन में इरेडा के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। 2:30 बजे लता वेंकटेश को जोड़ेंगे। अदानी पावर से बैंकों का कनेक्शन है, जो लैंको पावर इन्होंने एक्वायर कर लिया है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। 2:35 पर ऑफ कोर्स अंबुजा सीमेंट की बड़ी डील्स पर बातचीत होगी दोबारा से। फिर मार्केट बिग वॉइस में एलेक्सा के दीपक मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे। डीलिंग रूम, ये सारी चीज़ें जो हर रोज़ होती है वो सब आपके सामने करेंगे पेश। लेकिन पहले इंडेक्स की आज की चाल को देखकर आज क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए। वॉलेटाइल तो है और जाहिर तौर पर 24,850 के ऊपर टिकने में पसीने छूट रहे हैं, क्या ट्रेड होगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कल भी ये बात हुई थी कि जो 2 अगस्त को एक गैप था, वहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक ये जो गैप है उसको ब्रीच नहीं करेगा, तब तक कोई बहुत बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम केवल पैटर्न देखें तो पैटर्न तो पॉजिटिव लगता है। हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और हर गिरावट पे निफ्टी पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से तो अभी भी एक लॉन्ग ट्रेड ही लेना चाहिए। कल भी मैंने लॉन्ग ट्रेड की वकालत की थी और आज भी मेरा समझना है कि 24,700। देखिए, पॉइंट ये है कि जो सपोर्ट है वो धीमे डे बाय डे अगर आप देखिए तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो अब जो सपोर्ट है वो 24,700 पे है। तो 24,700 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी निफ्टी पे। पोजीशन ट्रेड रहेगा, इंट्राडे के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 25,050, जो कि पिछला हाई है, वहीं पर आपके टारगेट रहेंगे। तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करिए तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी कल जो बात हुई थी, जो गैप का अपर बैंड है वहां पर बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन अंडरटोन की बात करिए तो यहाँ पर भी बुलिश अंडरटोन बना हुआ है। तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी करने का ही ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस मैंने थोड़े से नीचे की तरफ की है, क्योंकि शायद कल मॉर्निंग में थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 50,600 का। वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 51,600 के कम से कम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मेरा ये भी समझना है कि ऐसा हो सकता है कि 51,600 को ब्रेक करके 52,300 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करे। तो फिलहाल के लिए दोनों इंडाइसेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडाइसेस में खरीदारी करें, बेसिकली थोड़ा सा आज शायद पेशेंस टेस्ट हुआ है।
ट्रेंड अभी भी तेजी का है, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, भले ही आज थोड़ा सा शांत कारोबार, एक संकरे दायरे में कारोबार देखने को मिला है। चलिए हम जानकारों से ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि आज के इस वॉलेटाइल सेशन में किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। तो वो ट्रेंडिंग काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और तेजी वाली साइड देखिएगा, आज ऑटो कंपनियों में फिर लौटी है खरीदारी। उस पर आगे निमिष जुड़ेंगे, डिटेल में बताएंगे वो। टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर, हीरो मोटो कॉर्प आज खुलने के साथ ही आउट परफॉर्म कर रहा है। बीपीसीएल में खरीदारी लौटी है, भारतीय एयरटेल में कुछ तेजी के गेंस, 1 से 1.5% तक का इजाफा इन स्टॉक्स में। टीवीएस मोटर लेकिन आज का बड़ा आउट परफॉर्मर है, 3% का इजाफा। इंटरग्लोब एविएशन, डिक्सन टेक, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, ये सारे स्टॉक्स जमे हैं। आपको याद होगा डिक्सन टेक पर आज सुबह में शिल्पा ने बाय कॉल भी दिया था, तो वो पूरी तरह से इनफैक्ट मोमेंटम दिखा रहा है। मंदी की तरफ आज आईटी कंपनियां थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड कर रही हैं, विप्रो हो, एलटीआई माइंट्री हो। दूसरी तरफ ओएनजीसी, डीवीज लैब थोड़े से साइडवेज हो चले हैं ये काउंटर्स। और मंदी में आज जो अब तक अच्छी तेजी दिखा चुके हैं काउंटर्स, उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर चीनी, आईजीएल और आईएक्स उसके क्लियर कट एग्जांपल्स है। लेकिन एक प्रॉब्लम है आईएक्स के साथ कि यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस खुली हैं, क्योंकि ओआई एडिशन उस लिहाज से देखने को मिल भी रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक बाजार का हाल। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं फिर इस दोपहर, इस फ्राइडे आफ्टरनून, वीकेंड से पहले क्या ट्रेड लेना है। गुड आफ्टरनून आप सभी का। गाबा जी नमस्कार, बताइए इस समय क्या सौदा लें? नमस्कार। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त एक्चुअली है डिफिकल्ट, और वो है सन फार्मा। 1777 पर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा। 1770 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹7 का, और इसको ले जा सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1790 को, फिर 1800 भी शायद मंडे तक हो सकते हैं। तो सन फार्मा पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सन फार्मा तक ध्यान देना चाहिए, मंडे तक एक लॉन्ग साइड वाला ट्रेड साबित होगा। 1.5% तक के गेंस फिलहाल ये आपको स्टॉक दिखा भी रहा है। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स ने आज सुबह अच्छी ओपनिंग करके फिर एक इंटरडे डिप दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट है वो होल्ड करना चाहिए, एंड उसी के हिसाब से हम ऐसे लगा सकते हैं 6800 पे, एंड फ्यूचर्स को लॉन्ग करके अगर बैठे तो 6900 एंड 6970 तक के टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी एक तेजी वाला ट्रेड, और अपोलो हॉस्पिटल्स का ट्रेड दरअसल हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से राइड भी कर रहे हैं। आई थिंक सुबह में इसका जिक्र प्रशांत कर रहे थे, कल वाले सत्र में भी चर्चा में आया था 6900 का टारगेट रचना जी कह रही हैं। सोनिया आफ्टरनून, आप बताइए इस समय क्या सौदा लेंगी? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन रहेगा एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स में। हम देख सकते हैं कि एक 700 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है ऑप्शन चेन में, और 20 ईएमए के हर्डल के ऊपर अच्छा सपोर्ट मतलब पकड़ के अभी कंटिन्यू कर रहा है। सो यहाँ पे एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। करंट लेवल 718 पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 700 का फ्यूचर्स में, और टारगेट रहेगा 735 740। ओके, एसबीआई कार्ड में एक तेजी वाला ट्रेड आज, इनफैक्ट कल मुझे याद है काबा जी ने इसको मेंशन किया था एसबीआई कार्ड, और आज एक अच्छा खासा मोमेंटम, और सोनी कह रही है देखिए अब मोमेंटम आया तो और तेजी की पोजीशंस बनेंगी, आप खरीदारी करके चले। 718 पर ये फिलहाल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। राजेश सातपुते गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अर्षिता जी। अर्षिता जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले हाथ में रखे तो बेटर होगा, तो इसलिए मेरी नजर है एचयूएल पे। इनफैक्ट नेस्ले भी मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, लेकिन मोमेंटम फिलहाल मुझे लगता है एचयूएल में बना है। तो एचयूएल इज अ बाय। 2802 चल रहा है, लॉन्ग भी बिल्टअप है करीबन 6%, ओपन इंटरेस्ट में दैट इज ह्यूज। तो मुझे लगता है सामने एक्सपायर है तो एचयूएल में मोमेंटम मिलेगा। 2850 इसका पहला टारगेट होगा, तो हम बाय करेंगे एचयूएल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2775। एचयूएल में एक मौका तेजी का इस समय बन रहा है। 2800 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ बाय साइड का ही ट्रेड है। राजेश अग्रवाल को अब जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आज किस सौदे पर नजरें? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। सौदे की बात की जाए तो मार्केट जैसे अभी आपने कहा ना कि 850 के ऊपर जाते पसीने छूट रहे हैं, तो फ्रंट लाइन काउंटर्स में थोड़ी मंदी दिख रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एफएनओ साइड से कोई स्टॉक लेना हो तो इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए।
कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो पहले से बेहतर हुए हैं। पीएलएफ बढ़ता जा रहा है। इस बार के जो नंबर आए थे बहुत शानदार नंबर आए थे और मुझे लगता है कि बहुत छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि 15-20 दिन में ये 4900 तक जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि के टारगेट हमारे 5,500 रुपए के हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक बहुत तगड़ा ही चाल में है। आपको याद होगा कल भी हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमारे रेडार पर आया। आज 4.5% तक का इजाफा। आई थिंक आज सुबह में आशीष बहेती का कॉल था, ये उन्होंने बाई साइड का ट्रेड दिया था ज़रूर। और अब राजेश अग्रवाल भी कह रहे हैं कि देखिए मौका है, तेज़ी की पोजीशंस होनी चाहिए। हमने देखा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में स्पेशली अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो 2 कैंडल्स पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन का हाल बयान भी कर रहे हैं। चलिए, मानस का ट्रेड रह गया है। मानस बताइए, इंडेक्स पर तो आपका व्यू पॉजिटिव है, बायस तेज़ी का, स्टॉक कौन सा लेना है? देखिए ऑटो क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी करनी है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक ने आज एक दिन में 20 और 50 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करेंगे। 3825 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4000 के टारगेट सेट करने हैं एस्कॉर्ट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 3900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 51 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आप 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपीज के टारगेट सेट करिए, तो 3900 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। हाँ, 3900 का कॉल लेकर चले और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं बीच में चीख दूँ। लेकिन ऑटो कंपनियां, आज देखिए एस्कॉर्ट्स की बात हुई, सुबह में बजाज ऑटो की बात हुई। एक स्टॉक जो एक स्टार परफॉर्मर है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर पर हमने एक टारगेट सुना था 3200 वाला, जो यूबीएस ने दिया। लेकिन दरअसल आज जेपी मॉर्गन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है जहां पर उन्होंने दरअसल कहा है कि टीवीएस मोटर बजाज ऑटो पर वो खासे बुलिश हैं। किस तरह के टारगेट्स की बात हो रही है, दूसरे ऑटो कंपनियों में क्या दरअसल ट्रिगर पॉइंट रहेगा तेजी के पीछे? निमेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है। निमेश बताइए। जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है आज, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है 2 व्हीलर्स पे कंपेयर टू द 4 व्हीलर स्पेस। उनको लगता है कि 2 व्हीलर्स में पूरा सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है और वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आएगा 2 व्हीलर सेगमेंट में कंपेयर टू द 4 व्हीलर सेगमेंट। स्टॉक की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने आज टीवीएस मोटर्स को अपग्रेड किया टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल। उन्होंने वहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया 3050। इंटरेस्टिंगली आज यूबीएस का भी एक नोट आया था सुबह में ऑन टीवीएस मोटर्स और उन्होंने भी टारगेट प्राइस बढ़ा के 3200 का कर दिया था। आई थिंक यूबीएस सबसे एग्रेसिव है टारगेट प्राइस के मामले में टीवीएस मोटर्स के स्टॉक प्राइस पे, तो वो एक बड़ा रीज़न है कि आज टीवीएस मोटर्स 3-3.5 तक का ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो जेपी मॉर्गन ने आज थोड़ा सा अपग्रेड किया है, नॉट फ्रॉम अ रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका रेटिंग ओवरवेट ही रहा है बजाज ऑटो पे, पर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का कर दिया है और बजाज ऑटो पे। ऑन द अदर साइड उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है हीरो मोटोकॉर्प को आफ्टर द रिसेंट रैली। उन्होंने अभी स्टॉक को न्यूट्रल कर दिया है, वहाँ पे उनका टारगेट है 50 to 30 और वो अभी भी कॉशन है ऑन आइशर मोटर्स पे और वहाँ पे उनका न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट है 45-10। ना जो मैं ऑटो इंडस्ट्री पे जो बात कर रहा था, जेपी मॉर्गन का नोट ने बहुत क्लियरली लिखा है कि उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है 2 व्हीलर्स कंपेयर टू द 4 व्हीलर्स और उनको लगता है कि द ग्रोथ जो आएगा 2 व्हीलर्स में वो बहुत ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द 4 व्हीलर मार्केट, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा जो बड़ा कंसर्न था 2 व्हीलर्स को लेके वो इलेक्ट्रिफिकेशन था। ओला का जो मूव हमने देखा है या जो बाकी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रही है, उसमें जेपी मॉर्गन का व्यू है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है ईवी में वो बहुत ही सबड्यूड है और उसके वजह से उनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स पे कोई बड़ा प्रेशर आएगा नहीं बजाज पे, टीवीएस पे और सब इनकम्बेंट प्लेयर्स पे। सो वो एक बड़ा ट्रिगर है इनको अपग्रेड करने का। दूसरा टीवीएस मोटर्स पे स्पेसिफिकली जेपी मॉर्गन लिखता है कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो मार्केट शेयर का रेजिलियंस टीवीएस मोटर दिखा रहा है उसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने उसका अर्निंग्स का एस्टिमेट कम से कम 5 से 18% बढ़ा दिया है फॉर FY26 एंड FY27। हीरो मोटर के लिए जेपी मॉर्गन लिखता है कि जो एक बजाज ऑटो के लिए एक लिखता है कि ये कंपनी जो एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ एबिलिटी एंड इंटेंट एंड इसके पीछे उन्होंने बजाज ऑटो का EPS एस्टिमेट भी 3 से 5% बढ़ाया है जेपी मॉर्गन ने। सो ये मेन रीज़न है कि आज सब ऑटो स्टॉक्स बस कर रहे हैं, 4 से 5% ऊपर है, स्पेशली ऑन टीवीएस मोटर। जैसे मैंने बोला कि बड़ा अपग्रेड आया है जेपी मॉर्गन का, पर अगर आप इवन यूबीएस का रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एक्सपेक्टेशंस है
टीवीएस जो हिसाब से नई लॉन्चेस कर रहा है और उसमें भी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो प्राइस कोई और मैच नहीं कर पाएगा। ये एक मेन रीज़न है कि यूबीएस हमेशा से टीवीएस पे बहुत बुलिश रहा है और टारगेट प्राइस बढ़ा है। पर आज का मेन रीज़न है JP मॉर्गन का जो नोट आया है सुबह में, जहाँ पे उन्होंने हीरो मोटर को डाउनग्रेड किया बट टीवीएस मोटर्स को अपग्रेड किया है और बजाज ऑटो पे जोर से टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का कर दिया है। तो एक तगड़ा अपग्रेड दोनों ही स्टॉक्स पर, 11,225 का बजाज ऑटो पर और टीवीएस मोटर जो आउट परफॉर्म सुबह से ही कर रहा है 3,050 का टारगेट। बाय द वे यूबीएस का टारगेट उससे ऊपर का है 3,200 का। राजेश अग्रवाल, आपकी राय क्या है इन टू व्हीलर प्लेयर्स पर? क्योंकि देखिए ये ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद यही सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये लेगेसी प्लेयर्स कैचअप कर पाएंगे या नहीं। यूबीएस की रिपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू टीवीएस मोटर स्पेसिफिकली ये कहती है कि आगे टू व्हीलर लॉन्चेस होंगे ईवी साइड पर। ये जो जुपिटर स्कूटर नए अवतार में आई है उसका भी एक ईवी वर्जन आएगा जो गेम चेंजर हो सकता है। तो आप क्या इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं स्टॉक को? आपको क्या ज़्यादा भरोसा है लेगेसी प्लेयर्स पे? अर्षदा जी, हमने आपके साथ कई बार इस बारे में चर्चा करी कि टू व्हीलर्स में हमारी पसंद बजाज ऑटो ऑलवेज रही है और फोर व्हीलर में मारुति। अब चूंकि टू व्हीलर्स की चर्चा हो रही है तो अपने को वहीं सीमित करते हैं। बजाज ऑटो आज 5 फिगर में ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद हमें अच्छा लगता है क्योंकि एक तो जो महीने दर वॉल्यूम्स आते हैं वो बेटर आते हैं, दूसरे रूरल में उनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है, न्यू लॉन्चेस अच्छे तरीके गए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें एक्सपोर्ट मार्केट से आई थी, वहां से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखो तो ऐसी बाजार की खबरें, ऐसी कोई आधिकारिक खबरें आई नहीं है कि बजाज ऑटो को कुछ PLI अप्रूवल भी मिल गया है। अगर वैसा कुछ आधिकारिक खबर आती है तो और एक ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी टीवीएस की आपने बात करी तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार आए थे, तो वहां भी थोड़ा बहुत स्कोप बनता है, बट बजाज ऑटो हमारी पहली पसंद रहेगी। और जहां तक ओला की बात आपने करी है तो ओला की अगर आप देखो तो लगातार मार्केट शेयर में गिरावट देखी गई है। जून में जहां 49% का मार्केट शेयर था उनका, वहीं अगस्त में आते आते वो 33% रह गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने लेगेसी प्लेयर हैं, फिर वो चाहे बजाज ऑटो हो, हीरो हो, टीवीएस हो, कोई भी हो, उनकी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उनकी अपनी लॉजिस्टिक्स बनी हुई है। दूसरे खास करके अगर आप रूरल मार्केट में जाएंगे ना तो इनकी जो ब्रांड रिकॉल है वो ओला से बहुत बहुत ऊपर है। तो डेफिनेटली आस्ते आस्ते ये लोग मार्केट गेन कर लेंगे जैसे जैसे इनके लॉन्चेस आते रहेंगे। और मैं दोबारा से वही बात कहना चाहूंगा, रिइटरेट करना चाहूंगा कि हम लोग बजाज ऑटो में बहुत बुलिश हैं। हालांकि आज वो बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकते हैं। थोड़ी सी कोई कंसोलिडेट होता है वहाँ खरीदारी की ही सलाह रहेगी। बजाज ऑटो में आपकी राय तेजी वाली है। आपका टारगेट क्या होगा पर बजाज ऑटो में? आप भी 11,000 एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से मिड कैप वगैरह में अंधाधुंध बढ़त होती है, वैसे लार्ज कैप में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर कोई अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखे और थोड़ा सा मॉडरेट रखे तो 15% का CAGR अपने इसमें मान के चल सकते हैं कि मार्केट कैप में होता रहेगा। तो एक अच्छी खासी ट्रैक्शन का अनुमान। सोनी, आप क्या प्रेफर करेंगे इन ऑटो मेजर्स में? ये सुबह से हम टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो दोनों इनफैक्ट ट्रेड्स राइड कर रहे हैं। हर्षिता जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और आज इस ब्रेकआउट पे भी वो फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। सो मेरे अभी भी मोमेंटम बाकी है। 10,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस 10,200 का रख के करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। 10,600, 10,800 ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो एक पोजिशनल प्ले मुझे 11,000 तक भी लग रहा है। सो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्ले होल्ड करना चाहिए। बजाज ऑटो एक 10,600 की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट सोनी ने दिया। इंटरग्लोब एविएशन जो राजेश अग्रवाल मेंशन कर चुके हैं, रचना जी इस पर एक चार्ट चेक दीजिएगा क्योंकि OI एडिशन अब स्टॉक में लगभग 5% ऊपर का नए मूव्स दिखा रहा है। 4690 के आसपास आता हुआ ये काउंटर। जाहिर है कि यहाँ पर हर टिक जो है वो तेजी की तरफ जा रहा है और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ वो इजाफा हो रहा है। जी, आपकी बात सही है और ये होना ही था आज।
और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट है और ये वीकली ब्रेकआउट एंड जो इसको एक अपग्रेड वगैरह भी मिले थे उनको देखते हुए एज ए डिस्क्लोजर आई मस्ट से हमने मार्केट खुलने से पहले अपने क्लाइंट्स को आज दिया हुआ है ये सुबह। और यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है अभी इस तरीके की जो इतनी बड़ी बनी है, तो ये अभी कुछ भी नहीं है, वी कुड बी सीइंग मच मोर देन दिस और फॉलो थ्रू के पूरे चांसेस है यहाँ पे। एंड अगर कोई बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में भी बीच में रेड कैंडल डेज आते हैं और ऐसा कोई दिन यहाँ पे आएगा तो दैट विल बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम बहुत जल्दी यहाँ पे 5000 के नंबर्स देखेंगे एंड ये तब तक थ्योरी वैलिड रहेगी जब तक ये काउंटर जो है 4500 सस्टेन करेगा। ओके, इंटरग्लोब एविएशन एक नई तेजी 4700 की तरफ बढ़ता हुआ एक काउंटर, एक बहुत तगड़ा इजाफा इस स्टॉक ने इनफैक्ट आज के सत्र में दिखाया है। मैं वही देख रही थी इसका, ये इनफैक्ट अब 52 वीक हाई पर पहुंच गया है 4705 दिखाइएगा वो प्लेट, आई थिंक 4705 रुपीज़ इसने 52 वीक हाई उसी ट्रैजेक्टरी में काउंटर ट्रेड करता हुआ और यहाँ से अब इसकी चाल आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। लास्ट ईयर जून में दिखा था, लास्ट ईयर जून में 4609 का 52 वीक हाई इसने लगाया था और आज के सत्र में 4705 का इसने नया 52 वीक हाई कुछ ही मिनटों पहले छुआ है। तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला ट्रेड। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपके रेडार पर लाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट स्कैन की। और आज एक ऐसी कंपनी और ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मर रहा है। दरअसल इरेडा की मैं बात कर रही हूँ। स्टॉक एक बार दिखा दीजिएगा ईयर टू डेट इसका प्रदर्शन लिस्टिंग के बाद से इसने किस तरह की हरकत दिखाई है। आज लगभग 1% ऊपर और हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 अगस्त यानी कि अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक है और कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही है। आगे और डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास जुड़ रहे हैं। दास साहब, स्वागत है आपका एंड इट्स गुड टू हैव यू ऑन द शो अगेन सर। पहले तो ये फंड रेज के बारे में मुझे एक अंदाज़ा दे सके, ये फंड रेज जो भी पैसा आप जुटाएंगे इसमें लार्जली कंपनी में आएगा या फिर कुछ सरकार भी हिस्सा कुछ ऑफलोड करेगी, इसीलिए एफपीओ आ रहा है? थैंक यू। पहले तो ये फ्रेश इशू के लिए हम जा रहे हैं बोर्ड के पास कि हमारा जो फ्रेश इशू आएगा पैसा हमारे पास आएगा क्योंकि हमारा इक्विटी नेटवर्थ बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह का हमारा लोन बुक का बढ़ोतरी प्लान है या डिसबर्समेंट प्लान या सेक्टर से जिस तरह का हमसे सपोर्ट का उम्मीद रख रहे हैं, उनका सेक्टर का उम्मीद को कायम रखने के लिए, उनका उम्मीद पूरा करने के लिए हमारा नेटवर्थ में बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बार जो प्रस्ताव हम लेके बोर्ड में जा रहे हैं और हमने भारत सरकार के पास रखे, हमारे मंत्रालय और दीपम के पास जो अभी प्रोसेस में है, वो भारत सरकार अपने निर्णय हमें बताएंगे क्योंकि जो हमारा 4500 करोड़ का आएगा फ्रेश हमारे पास, उसमें भारत सरकार का नेचुरल परसेंटेज डाइल्यूशन होगा, तो उसके लिए भारत सरकार का अनुमति लेना हमारा आवश्यक है, तो वो प्रयास चल रहा है। और तो जो हमारा ये एफपीओ होगा, क्यूआईपी होगा, राइट्स होगा या जो भी माध्यम सेबी का अनुमोदित माध्यम है, जो भी माध्यम हम चुनेंगे, हमें अनुमति मिलने के बाद भारत सरकार से नेचुरल डाइल्यूशन का उनका जो भी हमने अप टू 10% तक मांगे हैं, तो उसके बाद हम मार्केट पे करेंगे। अभी तो हमारा जो आईपीओ का था बहुत कम समय हुआ उसमें, तो मार्केट से हम काफी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। और जो हमारा रोड शो हुआ था, जिस तरह चर्चा हम किए थे, जिस तरह का डिस्कशन किए थे, जिस तरह का एक परसेप्शन बना था, उस परसेप्शन में हम खड़े हुए हैं और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हमारे लिए काफी सपोर्टिव रहा है या यस वो तो रहा ही है। हम देख रहे हैं 12 महीनों में 332% के रिटर्न्स आपके स्टॉक ने दिए, तो निवेशकों को आपने एकदम खुश रखा है। नहीं, 12 महीना नहीं हुआ, 12 महीना नहीं हुआ है। हाँ, नवंबर में लिस्टिंग हुआ है। चार्ट सामने आता है वो वैसे ही दिखता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत तगड़े रिटर्न्स देखे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपने जिस चर्चा में हमें बताया कि आपको नेटवर्थ बढ़ाने की जरूरत है, 4500 करोड़ इसीलिए आप रेस करना चाहेंगे, तो जाहिर तौर पर आपको आगे डिमांड काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो मुझे आप सर एक अंदाजा दे सके कि इस समय लोन बुक में कितने इजाफे की गुंजाइश है जिसको फैक्टर इन आप करना चाहते हैं और अपने पास पर्याप्त वो पूंजी रखना चाहते हैं? आप देखेंगे गत 4 बरस से हम लोग 30% से ज्यादा वृद्धि हमारा होता रहा है
लगभग 30%, 27-30% का वृद्धि होता रहता है। और हमारा उम्मीद है आगे भी इस तरह का प्रतिशत या उससे भी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि हमें डिसबर्समेंट का ये टारगेट हो या ना हो। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं उसमें बेहतरीन और सही तरह का ड्यू डिलिजेंस हो, ताकि हम एसेट क्वालिटी को सस्टेन कर पाए हैं। आप देखेंगे लगातार 4 बरस में 7.18 नेट एनपीए से हम 0.95 नेट एनपीए में लास्ट जून तक आ चुके हैं। और ये जो नेट एनपीए प्रतिशत घटा है वो लोन बुक का वृद्धि हुआ है, और जो एनपीए का अमाउंट था जो लगभग 2400 करोड़ था 4 साल पहले मार्च 20 में, वो घट के 600 करोड़ का आसपास आ चुका था जून में लगभग जी। तो आगे हमारा कोशिश रहेगा इसी तरह कि हम एनपीए जो है पुराने उसको और घटाते जाएं, और दूसरा लोन बुक जो हमारा वृद्धि हो उसमें कहीं गुंजाइश ना रहे कि ये आगे एनपीए की तरफ जाए। देखिए कभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब हम करते हैं और न्यू एंड इमर्जिंग स्पेस में चैलेंजिंग रहता है, बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है, बट इसकी क्षेत्र में हम 37 साल से सबसे ज्यादा तजुर्बा हमारे संस्था का है इसी क्षेत्र में काम करने का, और हम लोग उसको कायम रखेंगे आगे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लोन बुक बढ़ाने से ज्यादा है कि एनपीए ना हो, प्रिवेंशन ऑफ एनपीए। इसलिए आप देखेंगे 4 बरस में हम लोग का गणित जो है, नंबर जो है, हर फ्रंट में वृद्धि हुआ है, लेकिन उसका साथ साथ जो बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, रिपोर्टिंग है, वो सब हम देश में सबसे नंबर 1 पे हम पहुंच चुके हैं। चाहे ऑडिटेड रिजल्ट देना हो या एजीएम करना हो, बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में हम पहला संस्था देश में है जो लेते हैं। साहब उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो आपने बहुत क्लियरली इनफैक्ट यू हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट यू नो इस एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस लेंड करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, नॉर्मली कई सारी जो भी हम दूसरी संस्थाओं से बात करते हैं या फिर बैंक से बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर मामला थोड़ा सा पेचीदा दिख रहा है। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं? देखिए हमारा थोड़ा लास्ट 2-3 बरस में काफी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमारा रेटिंग जो था AA+ हो गया था 20 में, पहले BBB+ हुआ करता था। हम 2 साल लगभग अच्छी तरह परफॉर्मेंस देने के बाद 2-3 एजेंसी हमारा इंप्रूवमेंट AAA स्टेबल में कर दिए। एक एजेंसी जो नहीं किया था 2 साल तक, वो रिसेंटली जून के पहले वो कर दिए, जिसके चलते हमारा जो बोरोइंग मार्केट से जो रेट है उससे हमें थोड़ा 5-7 पैसा कम में लास्ट जो बोरोइंग हमारा हुआ वो हुआ है ना। बोरोइंग का जो मैटर है, वो बोरोइंग तो ग्लोबल लिंक्ड है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सबको लेते हुए और सोशियो पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल कंडीशंस को लेते हुए बोरोइंग का रेट डिटरमाइन होता है। प्लस हमारा देश में जो हमारे रेगुलेटर हैं आरबीआई, लगातार हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उनको लगातार बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला है। ये प्रमाणित करता है आरबीआई बहुत अच्छी तरह सेक्टर को मैनेज किया है, मॉनिटर किया है। जब उस तरह का पॉजिटिविटी आता है रेगुलेशन साइड से, हम लोग जैसे लेंडर है हमें रेस्पॉन्सिबल होके रेगुलेशन को कंप्लाई करना, उसका साथ साथ सेक्टर को डेवलपमेंट करना है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम कोशिश करते हैं कम करने के लिए। नीम जो है हमारा धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं। हम चाहे तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस का इतना अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब डिमांड इतना अच्छा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक रेस्पॉन्सिबल संस्था सरकार का है। 500 गीगावाट लगाना है, 205 गीगावाट लगभग लग चुके हैं और 300 लगभग लगाना है। अगर हम रेट बढ़ा देते हैं, हो सकता है हमारा नीम और बढ़ जाए, लेकिन उससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आज वाइबल हो रहा है वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें 500 गीगावाट का स्पीड को सस्टेन करना है, डिमांड साइड का रिक्वायरमेंट देखना है, साथ में एसेट क्वालिटी मेंटेन करना है। इसीलिए हम बड़ा कॉन्शियसली सारे चीजों को बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलते हैं। चाहे हमारा लोन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ना बढ़े, जबकि सारे बोलते हैं बहुत जल्दी बढ़ा है, हमें नहीं लगता बहुत जल्दी बढ़ा है। देश में अगर 30 टाइम्स बढ़ा है सोलर 10 साल में हमारा बैलेंस शीट 30 टाइम नहीं बढ़ा है। तो उस हिसाब से देखें, लास्ट 4 साल से हमने काफी वृद्धि किया है हमारे लोन बुक में, प्रॉफिट में, और उसका साथ साथ गवर्नेंस कंप्लायंस उसमें भी अव्वल नंबर पे रहे। आगे हम उसको रखेंगे। ये इक्विटी लाने के बाद फिर हमारा डेट बोरोइंग करने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा,
क्योंकि हमें जिस तरह का डिसबर्समेंट प्लान है, जैसे हमने महारत्न बनने का रोड मैप सबमिट किया, वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टॉक जी हाँ। सबमिटेड है। 2030 तक का लगभग 3.5 लाख का करोड़ लोन बुक हमारा होने का उम्मीद है, तो इसीलिए ये सारे हम कर रहे हैं। दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में समझाने के लिए कि क्या आउटलुक है और क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे। तो कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास साफ तौर से कहते हुए कि देखिए अगले हफ्ते जब बैठक होगी तो रफली 10% तक का डाइल्यूशन की संभावना है, वो मांग रखी है। अब इवेंचुअली बोर्ड क्या कहता है देखना होगा। 4,500 करोड़ रुपए कंपनी रेज करना चाहती है, लार्जली अपने नेटवर्थ को और बूस्ट करने के लिए। डिमांड काफ़ी आ रही है लोन्स की और उसको फुलफिल करना उनको लग रहा है तेज़ी से ये अगर फंड्स आ जाते हैं मदद करेगा। गाबा जी, इरेडा का स्टॉक 259 के लेवल्स पर ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ से आगे अगला पड़ाव क्या रह सकता है, आप खरीदेंगे क्या? देखिए बाय मोड पर तो है इरेडा, कल अच्छा अपमूव मिला था इसलिए आज साइडवेज जोन लगता है, लेकिन बाय मोड पर है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो इरेडा 300 की तरफ जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना पड़ेगा 240 to 45 का, डीप है, इसीलिए डीप है क्योंकि कल बहुत अच्छा अपमूव मिला है, लेकिन बाय मोड पर तो है इरेडा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक इरेडा का करीब 1% तक के गेन्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स में वैसे ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, वहीं के वहीं घूमता हुआ, लेकिन एक काउंटर जो फिलहाल इस घंटे अपनी चाल को और मजबूत करने में लग रहा है वो है HUL। HUL हमने इनफैक्ट मेंशन किया था राजेश सातपुते के साथ, 2800 के बियॉन्ड अब ये ट्रेड करता हुआ काउंटर ये फिलहाल आपके रेडार पर होना चाहिए। चलिए एक और बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये अदानी पावर से जुड़ी हुई और कुछ बैंकों से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि लंबे समय से अटका हुआ लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट अब अदानी पावर के हाथ आता हुआ दिखाई देगा। अदानी पावर के मुताबिक उनकी बोली को NCLT ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। अब एग्जैक्टली बैंक्स क्या मांग कर रहे थे, और मेरे ख्याल में 4,000 करोड़ के आसपास का सेटलमेंट हुआ है। तो लता वेंकटेश हमारे साथ जुड़ गई है जो बताएंगी कि कितनी राहत मिलेगी। लता मैम, अदानी पावर के लिए एक विन विन है, बिकॉज आई थिंक बैंकों की मांग इससे कहीं ज़्यादा थी जो 4,000 करोड़ में मामला सेटल हो रहा है। उनका ओरिजिनल मांग था 16,000 ऑड करोड़, लेकिन NCLT ने एडमिट किया 14,631 करोड़ और उनको अदानी का ऑफर था 4,101 करोड़। ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना जितना पुराना है तो वो घटते गया उसका वैल्यू, इसलिए उनको सिर्फ 4,101 करोड़ वही बेस्ट बिड था तो उनको मिल गया। तो क्लियरली अदानी पावर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये उन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में ही बताया कि ये 1,400 करोड़ जो दे रहे हैं लगभग लास्ट 3 इयर्स अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट का अर्निंग पर ईयर 1,300 करोड़ है। तो 3 साल में उनका रेवेन्यू ही उतना है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट अलग बात है। नाउ बैंक्स एंड FIIs हु आर टू whom दिस मनी विल बी गिवन, ये 4,100 किसको पे करेंगे? ढेर सारे बैंक्स हैं जिन्होंने ये अमरकंटक प्रोजेक्ट को लेंड किया था, तो वो उनके हिस्से में बांटे जाएंगे। जिसने ज्यादा दिया उनको ज्यादा मिलेगा। PFC ने सबसे ज्यादा दिया 20%, तो ये 4,000 करोड़ का 20% उनको जाएगा 800 करोड़। वैसे ही REC को दूसरा 20% जाता है, वो अनदर 800 करोड़। IDBI 10% एक्सपोजर था वो ओरिजिनल 14,000 करोड़ में, उनको 400 करोड़ मिलेगा। नेक्स्ट है IOB जिनको 8.4% था तो 344 करोड़ मिलना चाहिए। एक्सिस को 8.3% एक्सपोजर था तो 340 करोड़। यूनियन बैंक 332 करोड़ मिलता है उनको, क्योंकि वो पहले वाले कोई बैंक्स उनमें मर्ज हो गए। लाइकवाइज PNB उनका 7% एक्सपोजर है। अगेन उनमें इलाहाबाद बैंक के कुछ मर्ज हुए बैंक्स हैं, नहीं इलाहाबाद इंडियन बैंक में मर्ज हुआ, लेकिन ये इसके वजह से उनका 7% एक्सपोजर उनको 287 करोड़ लाएगा। और LIC का एक्सपोजर था 6.8% और उनको 279 करोड़ मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो गेट्स 4.4% एक्सपोजर, देफो 180 करोड़। छोटे छोटे एक्सपोजर्स 1% और उससे भी लेस है वो एडलवाइज, ARC, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इनका भी बहुत कम पैसे मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत पुराना लोन है। तो 2019 को NCLT में एडमिट हुआ, NPA रिकॉग्नाइज हुआ 2017 में, तो अभी ये 7 साल में उनको पूरा ही राइट ऑफ किया गया है। इसीलिए जो भी अभी पैसे मिलेंगे वो प्रोविजन राइट बैक की वजह से बैंक्स को डायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा, तो ये क्रेडिट कॉस्ट उनका कम होता है। मैं इनफैक्ट क्योंकि मैं वो फॉलोअप में पूछने वाली थी, इसमें बैंकों को डेफिनेटली हैकर तो लेना पड़ा है, तो काफी लेना पड़ा है ना। 14,000 करोड़ का उनका डिमांड था और उनको मिला तो है। इसमें कोई ऐसा है
पे जिसको सबसे ज्यादा हेयर कट लेना पड़ा, हाउएवर नाउ इट्स इनसिग्निफिकेंट क्योंकि आई एम श्योर दे आर हैप्पी कि कुछ तो पैसा मिला। इट इज डिफिकल्ट टू से बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन लोन कभी ओरिजिनेट हुआ, कभी एनपीए डिक्लेयर किया गया, कब तक वो लोन को सर्विस कर रहे थे, ये हर एक बैंक का डिफरेंट क्वार्टर्स में पड़ता है। इसलिए आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, इफ इट इज अवेलेबल समवेयर इन द डोमेन शायद इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें यही देखना है कि कितना राइट ऑफ हुआ। करेक्ट। तो लगता है कि बैंक सारे राइट ऑफ किए ही होंगे, 7 साल तक तो कोई रखता नहीं है। ट्रू। तो एक बड़ा रिलीफ इन सभी बैंकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लता मैम हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बार वो फिर से लिस्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक्स को 800 करोड़, कुछ इंस्टीट्यूशंस को 800 करोड़ मिल रहा है, कुछ 400 और बाद में। तो पीएफसी और आरईसी क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोजर नॉर्मली ऐसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोजेक्ट्स में रहता है। इस पर एक पर्सपेक्टिव में राजेश अग्रवाल पहले आपसे लेना चाहूँगी। एक रिलीफ है कि देखिए आपको सामने से जो राइट ऑफ किया हुआ पैसा उसमें से कुछ भी मिलता है तो इट्स अ रिलीफ। लेकिन इस समय ये पोजीशन कैसी है इन कंपनियों की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इरेडा का मैनेजमेंट भी कह के गया था कि देखिए लगातार डिमांड इन सारे पावर लोन्स की, चाहे वो सोलर हो, आपके हाइड्रो लोन्स हो, वो लगातार बढ़ ही रही है। देखिए जैसे लता मैम ने अभी कहा ना कि सारे ही जो लोन्स थे वो बहुत पुराने थे और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि राइट ऑफ हो चुके हैं, इसमें कोई राय नहीं है। तो ये जो भी पैसे आएंगे बैंकों के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टली बॉटम लाइन पे आएंगे और एक अच्छा जंप तो उनके बॉटम लाइन पे देखने ही मिलेगा। दूसरे उनके क्रेडिट कॉस्ट में, लिक्विडिटी में भी फर्क पड़ेगा जिससे आगे आने वाले दिनों में वो बेहतर नंबर्स दे पाएंगे। बट सबसे ज्यादा फायदा मुझे इस पूरे कागजात में ये लगता है कि किसी को अगर पोजीशन लेनी हो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो अदानी पावर ज्यादा बेटर बैठता है क्योंकि इस एक्विजिशन के बाद अगर आप देखो तो 15,850 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी हो गई, जो एक तरीके से कही जाए तो आज की डेट में बहुत बड़ी कैपेसिटी। जिस तरीके से पावर की डिमांड वगैरह बढ़ती जा रही है, पिछले तिमाही के जो नतीजे आए थे उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अक्टूबर 2024 तक मेरे हिसाब से ये माइक्रोसॉफ्ट होगा ये एक्विजिशन वगैरह वाला, लेकिन यहाँ पे मैं गिरावट पे खरीदारी की सलाह दूंगा। 650 के लेवल्स, 640 के लेवल्स एक थोड़े से कंफर्टेबल लेवल हो जाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर। इनफैक्ट अब इस शो में और ऊर्जा डालने के लिए आशीष को भी हमने बुला लिया है। मैं पता नहीं ऊर्जा डाल, मैं को तो राजेश जी कह रहे थे पता नहीं क्या बोले, मुझे सुनाई दिया माइक्रोसॉफ्ट हो रहा है। क्या बोले थे आप? अपन तो फ्राइडे मोड में चल रहे हैं शायद, तो क्या बोले थे ये राजेश? ऐसा कुछ बोले आप जो होगा। अच्छा एक्विजिशन सॉर्ट होगा और मुझे लगा माइक्रोसॉफ्ट बोल रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा जेल होने में टाइम लग रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन अदानी पावर, लता जी की न्यूज के बाद इसका टेक्निकल ले लिया आप लोगों ने? वही पीएफसी आरईसी की मैं राजेश जी अग्रवाल से बात की, लेकिन ले सकते हैं आप। ले सकते हैं भाई। कौन कौन है दिखाइए जरा स्क्रीन पे तो बताऊं मैं किससे। गावा सर से चर्चा हो गई थी। मानस जी देखिए पहले तो अदानी पावर, मानस अदानी पावर का चार्ट देख लेगा एक बार? तो देखिए अदानी पावर के चार्ट की अगर बात है तो देखिए यहाँ पर 20-डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ प्ले हो रहा है और मेरे ख्याल से पिछले करीब 12 सेशन हो गए जब ये 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो इसको बुलिश होना है तब तो 20-डे मूविंग एवरेज ब्रीच करना पड़ेगा। केवल खरीदारी 710 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 664 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 664 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए साइडवेज है, जो लेवल्स है वो ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ये एक्शन लेना चाहिए। ये मानस को रखिए मेरे साथ। मानस आजकल मैच करने लगे मुझे, दिखाइए जरा। ये देखिए। अच्छा इस बीच यत्न आ गए ऊर्जा में और घी डालने के लिए, और सुना है कुछ दिन दहाड़े लार्ज ट्रेड हुए बढ़िया। बहुत सारे लार्ज ट्रेड की तो मतलब वो रिजल्ट सीजन खत्म हुई ना, वैसे ही लार्ज ट्रेड खुली और शुरू हो गया धनाधन। हाँ। 2 ब्लॉक डील हुई आज। सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्योंकि हर्षदा ने कहा टाटा टेक की पहले बात होगी। आधे घंटे पहले ब्लॉक डील हुई है। आधे घंटे से कहाँ थे आप? नहीं यही था ऑफिस में। हमने एक्सक्लूसिव ब्रेक किए न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि अल्फा टीसी जो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर था टाटा टेक्नोलॉजीज में प्री आईपीओ, इन्होंने अपना पूरा हिस्सा अभी खत्म कर दिया टाटा टेक्नोलॉजीज में। इनकी पिछले शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 1.5 करोड़ शेयर्स बैलेंस थे, लेकिन ओवर द क्वार्टर इन्होंने शेयर्स बेचे। तो आज बचे हुए जो 70-80 लाख शेयर थे वो भी इन्होंने पूरे ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए बेच दिए।
1010 1020 के बीच में ये पूरा ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नज़र पड़ा। ऑब्वियसली एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पोस्ट मार्केट आज बल्क डील सेक्शन में दिखाई पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर में, लेकिन हाँ ये ट्रांजैक्शन हो गया है। काफ़ी मार्की फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआईज ने खरीदारी की है। और मज़े की बात आशीष ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ पे लगभग 1000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था टीपीजी के साथ, और आज कंपनी की मार्केट कैप है 40,000 करोड़। तो बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन मुझे लगता है, अच्छे पैसे अल्फा टीसी ने बना दिए हैं टाटा ग्रुप की कंपनी में। उन्होंने तो बना, राजेश जी चार्ट रेडी रखना आप, उन्होंने तो बना दिए। लिस्टिंग के बाद जिन्होंने पार्टिसिपेट करा अग्रवाल साहब, वो बना नहीं पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से लिस्टिंग के आज 1400 1450 तक गया था, उसके बाद वो डबल ही हुआ था लिस्टिंग के टाइम, उसके बाद से ठंडा ही पड़ता चला जा रहा है। सब फंस गए हैं इसमें। आप लोग का व्यू 1000 और लेवल्स के आसपास टाटा टेक पे क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून सर। और शुक्र है, शुक्रवार है, आपके दर्शन हुए। तो शुक्रवार हो और आपके साथ चर्चा ना हो तो थोड़ा सा रूखा रहता है शुक्रवार। कर रहा था इसीलिए भागा भगाया, जैसी देखा आपको स्क्रीन्स पे। ठीक है, टाटा की बात अगर चले तो अगर मुझे सही ध्यान पड़ता है तो नवंबर के अंत में शायद इसकी लिस्टिंग हुई थी, और पहले दूसरे दिन ही ये 1400 रुपए के आसपास के ऊंचाइयां छू करके उसके बाद जो गिरावट देखी, तो तब से जो भी निवेशक उन दिनों लिए थे लिस्टिंग के दिन या 1-2 दिन बाद, तब से फंसे हुए हैं। लेकिन फंसे हुए इस वजह करके हैं क्योंकि भाव टूट गया। अदरवाइज अगर देखो तो कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है। ऑटो में, ऑटो सॉफ्टवेयर में एक खास करके खासी अच्छी कंपनी है। पहले इनके फोकस सिर्फ टाटा मोटर्स एक बड़ा इनका क्लाइंट हुआ करता था, वहां इन्होंने अपने फोकस चेंज करके क्लाइंट प्रोफाइल बढ़ाई है, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल बढ़ाई है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छी पहुंच बनी हुई है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात है टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। ठंडा पड़ा शहर, मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ एक्यूमुलेट करने के लिए। और 1030 के भाव के आसपास तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सेफ्टी भी है डाउनसाइड की। डाउनसाइड हो सकता है, देखिए बाजार का कोई कह नहीं सकता, बट एक कंफर्ट देता है ये प्राइस जोन। मुझे लगता है कि किसी को खरीदारी करनी हो तो खरीदारी करनी चाहिए। तो टाटा टेक्नोलॉजीज पे ये हो गया है फंडामेंटल व्यू, हो सकता है डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड हो। हाँ, इस समय 1000 और लेवल्स के आसपास ये काफी टाइम से वैसे कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। सरपंच साहब, चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपकी लेकिन आवाज नहीं आ रही हम तक। सॉरी, मैंने म्यूट नहीं किया था, कुछ टेक्निकल तार निकल गया था। नहीं, पता नहीं। हाँ सर, क्या व्यू है सर? टेक्निकल ग्लिच। आशीष जी देखिए, मैं 100% सहमत हूँ राजेश जी के व्यू से। मुझे भी लगता है कि निगेटिव स्लाइटली फैक्टर्ड इन है और यहाँ से ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से पिछले 3 दिनों से जिस तरह से वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से बाइंग हो रही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बाय करना चाहिए। इसका इमीडिएट टारगेट अगर आप देखें तो 1100 का होगा, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1000 के नीचे। उसमें भी 990 का स्टॉप लॉस रखे। 1100 पहला होगा, 1100 से 1140। तो लगता है कि काउंटर अभी बाय जोन में है। चलिए, बाय साइड का ट्रेड। और ये स्टॉक इनफैक्ट बीच में थोड़ा सा झूल रहा था। अब अल्फा टीसी ने माल बेचा और जैसे यतिन कह रहे हैं कि अच्छा खासा रिस्पांस मिला। आगे ऑफ कोर्स जब सोमवार को बात होगी, होपफुली और डिटेल में नंबर्स आएंगे और नाम आएंगे कि किसने कितनी पोजीशन ली है इस पर्टिकुलर एंटिटी में। लेकिन एक और स्टॉक अंबुजा सीमेंट, और आपको याद होगा कल दोपहर इसी समय हम इसकी बात कर रहे थे। इनफैक्ट अदानी ग्रुप की बात कर रहे थे कि प्रोमोटर दरअसल कुछ कंपनियों में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कूल ऑफ करते हुए दिखाई देंगे या फिर हल्की सी पोजीशंस निकालेंगे। अंबुजा सीमेंट में आज सुबह में खुलने के साथ ही 6.94 करोड़ के सौदे हुए हैं, नए शेयरों के सौदे हुए हैं। अब वो टोटल अमाउंट कितना है, वो सारी डिटेल्स द मैन ऑफ द मोमेंट यतिन मोहता, क्योंकि उन्होंने ये ब्रेक की थी। यतिन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन डिमांड अच्छी थी इसकी। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, अभी नहीं बात। ये क्या है, हम लोग आवाज पे बोलते हैं ना, खबर में मोहर लग गई, लेकिन मोहर मिलती नहीं है मुझे। मोहर जो सोने की मोहरें होती है। बट देखिए, ये अदानी ग्रुप की बात करें तो हमको ये पता है कि जब अंबुजा का एक्विजिशन हुआ था तब ये लेवरेज बाय आउट था और बैंकों को पैसा देना पड़ा होगा अदानी ग्रुप को।
तो वो लेवरेज जो अदानी ग्रुप के प्रमोटर लेवल पे है उसको कम करने के लिए ये ब्लॉक डील हो रही है हमारे सूत्रों के हिसाब से। तो ये जो अंबुजा सीमेंट में इन्होंने हिस्सा बेचा है, जो करीब 7 करोड़ शेयर का हिस्सा बेचा है, जहाँ से 4000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इनको आज गार्नर हुआ है, सारा का सारा अपनी लेवरेज प्रमोटर साइड पे कम करने के लिए यूज़ होगी। ये जो सौदा हुआ ये ब्लॉक विंडो में हुआ 625 रुपये के आसपास, और जैसे ये ब्लॉक डील हुई है आपको एक स्टॉक में गैप अप होता हुआ दिखाई दिया। येस्टरडे भी स्टॉक डेज हाई पे बंद हुआ था और आज भी गैप अप के साथ थोड़ी बहुत कूल ऑफ प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन जो प्रमोटर की एंटिटी है होल्डर इन इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ आपको 2.84% बिकता हुआ नजर पड़ा है। और पोस्ट मार्केट आज आपको ये बल्क डील डेटा में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक विंडो में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कौन से फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है इसकी भी डिटेल्स अब आपको आती हुई नजर पड़ेगी। ये कंपनी की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि ये फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए होगा, ये अजम्पशन है बाजार का लार्जली। जी, ये सूत्र हमको बता रहे हैं, जो ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे इस ट्रांजैक्शन में इन्होंने बताया है। और देखिए 4000 करोड़ यानी $500 मिलियन हुए, तो ये सारा का सारा पैसा शायद वो फॉरेन बैंक्स को जाएगा जिन्होंने अंबुजा डील को फंड किया था, क्योंकि इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के जो प्रमोटर्स हैं इनसे ये एंटिटी खरीदी थी होल्डर इन, जिसके वजह से ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था, स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन था। तो ये होलिस्टिम से जब एक्विजिशन हुआ था तभी के जो रिपेमेंट्स इनके बैलेंस होंगे उनको लेवरेज कम करने के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, आप रोज शाम को हम लोग को अपडेट देते हैं, ये बड़ा सौदा, ये बेचने वाला है, ये बेचने वाला है। क्या सुखबुगाहट ऐसी है कि ऐसी झड़ी लगी हुई है अगले 2 महीने खूब सुनाई देगा ऐसा? तो देखिए ये बुल मार्केट है और बहुत सारे प्रमोटर्स लेवरेज कम कर रहे हैं, फंड रेजिंग भी इतनी इक्वली हो रही है। ये भी एक टाइप का फंड रेजिंग ही मैं कह सकता हूँ है प्रमोटर लेवल पे, क्योंकि स्टॉक को करेंसी की तरह यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे प्रमोटर्स। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको होते हुए दे सकते हैं। QIPs और ब्लॉक डील्स तो मुझे लगता है भर के आपको आती हुई नज़र पड़ेंगी। और ये तो प्राइवेट कंपनी ने किया। अब हम इरेडा के मैनेजमेंट से भी वही बातचीत कर रहे थे कि उनको भी अभी फंड्स की जरूरत है, इसीलिए वो या तो FPO या फिर QIP के इरेडा वाले तो खैर ग्रोथ कैपिटल चाहिए। हाँ, बट दैट्स व्हाट क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो साफ अभी मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ, वैसे एक ब्रश से पेंट ना करें, देखें कौन सा प्रमोटर सिर्फ इनकैश कर रहा है, कौन सा दरअसल ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज कर रहा है वापस इंजेक्ट करने के लिए, ये सब देखना पड़ेगा, उस हिसाब से कॉल लेने होंगे। बिल्कुल, वैसे हाथों हाथ बिक रहा है माल, इसमें तो कोई शक नहीं। ठंडा पड़ गया अंबुजा सीमेंट्स, खुला एकदम गैप अप के साथ था, उसके बाद अब ठंडा पड़ रहा है। खैर, आवाज़ के दर्शकों ने कल ही सुना था, कल ही पोजीशन बनी होंगी, आपने एंजॉय करा होगा मोमेंटम, आज गैप भी मिला था, बहुत बढ़िया। बाकी दुनिया के लिए कल शाम को खबर आई थी, अपने लिए इसी शो में कमाई के अड्डे में कल 2:15 बजे यतिन ने आपको मेंशन कर दिया था। पर पटनायक मैम, ये अंबुजा सीमेंट्स थोड़ा सा ऊपरी से ठंडा पड़ा है, क्या करोगे? चार्ट्स वार्ट पे कुछ है क्या दम कम, या हो गया आप छोड़ दिया जाए, दूर ही रहे इस काउंटर से फॉर द टाइम बीइंग? मुझे यहाँ पे लगता है कि आशीष 620 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो अगर 620 के सपोर्ट को होल्ड करता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, बट अल्टीमेटली एक अच्छा ऊपर का टारगेट टुवर्ड 650 नजर आ रहा है। सो होल्ड स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा डीप स्टॉप लॉस ना लेकर, बट 620 में ही यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। 650 655 का एक यहाँ पे टारगेट बन रहा है। ओके, ये है अंबुजा सीमेंट्स पे ही। एक काम करा जाए, एक्सपर्ट से अब एक और बढ़िया पिक्स लेने का टाइम आ रहा है। आज के 4 के चौके का टीज ले आइए जरा स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या क्या रडार पे है। 4 का चौका, सोनी जी आप ही के पास आऊंगा आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए, दिखाइए डायरेक्टर साहब। इसके बाद जरा वो वायदा का प्रेफर्ड पिक जो है वो सतपुते साहब से लिया जाएगा आज का। सतपुते साहब कोई बढ़िया सा FNO का स्टॉक रेडी रखना। चार्ट्स पे क्या दमदार लग रहा है ये मानस बताएंगे आपको। मानस चार्ट्स का चमत्कार आपके दारोमदार पे। और अब वो मिड कैप फंडा, अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट है भाई, अग्रवाल साहब आने से पहले आपको पता होता होगा अपन 4-5 बार मांगेंगे तो आप 4-5 लेके आते हो, ऐसा होता है क्या? सर अब मांग लीजिए 4-5, देखते हैं चलता है कहानी कहाँ तक। मांगो तो सही, अभी थोड़ी देर से मांगेंगे, आपसे मांगेंगे। अच्छा, मुझे पता नहीं कौन कौन से स्टॉक आप लोगों ने डिस्कस कर लिए इस समय तक, लेकिन ऑटो स्टॉक्स, अग्रवाल साहब आपके पास आता हूँ अब। अच्छा, मार्केट बिग बॉयज आएगी तब भी मुझे सवाल उठाना है। ये ऑटो एज अ स्पेस में आप देखेंगे वो जो 2 व्हीलर स्पेस है उसमें धीरे धीरे ट्रैक्शन वापस आ रहा है। कल TVS मोटर्स आउट परफॉर्म कर रहा था, आज कोई बजाज ऑटो वगैरह स्क्रीन पर आएंगे, बढ़िया आउट, इस पे बात हो चुकी है। आप पर 4 व्हीलर पर बात कर सकते हो।
नहीं उसमें मजा नहीं आया, उसमें बजा गया। आप पूछो अगला सवाल। चलिए 4 का चौका की तरफ उतर जाते हैं, तब तक आशीष भी सेटल हो जाएंगे। आशीष को सारे स्टॉक्स की लिस्ट भी मैं शेयर कर बताना देती पड़ेगा हूँ। आप लोगों को। चलिए सस्ता ऑप्शन सोनी बताइए क्या ट्रेड रहेगा? हर्षिता जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन औरो फार्मा 1540 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज की बाय करने की सलाह रहेगी 17 रुपए में 17 रुपीज। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 12 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 26 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 30 का दूसरा टारगेट। काफी अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग्स आज बन रहे हैं औरो फार्मा में, 5% के करीब लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं और चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सो पॉजिटिव व्यू है औरो फार्मा में। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक टुवर्ड्स 1570 एक बार टेस्ट कर सकता है। औरबिंदो फार्मा का 1540 का कॉल सोनी जी कह रही हैं खरीद लीजिए 12 के एसएल के साथ। एफएनओ सुपरस्टार सतपथे साहब, पता नहीं समय मिल पाया नहीं मिल पाया, लेकिन ढूंढा क्या आपने बढ़िया सा? हाँ मिला बहुत सारे मिलते रहते। तो आप लोग वो दिन चलेगा, आप लोग पहले हाथ उठाते थे तो अपन टीम बताती थी कि आपने हाथ उठाया, एक बढ़िया सा पिक आया। आजकल आप लोग उठाते नहीं हो। नहीं आशीष जी, आज का दिन हाथ उठाने का नहीं है। आज का दिन नहीं है, लेकिन अदरवाइज मैं देखता नहीं हूँ एक्साइटमेंट, हाथ उठाया सबने, पिक्स दी बढ़िया बढ़िया, तो पता चलता रहता है किसके पास जाना है। नहीं आशीष जी, हम देते रहते हैं। अब 9:15 बजे आप ब्रेकफास्ट पे चले जाते हो ना। तो पोल खोलते रहता है। एफएनओ सुपरस्टार आशीष जी देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मुझे लगता है कि सुबह भी हमारे गेस्ट ने दिया था, हमारे चैनल पे भी डिस्कस हुआ था, और सुबह के बाद यहाँ पे एक अच्छा डिप मिला है। तो आशीष जी मुझे लगता है ये जो 4800 4810 है, ये इसका एक्यूमुलेशन, ये आप कह सकते हैं बाय जोन है। तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4800, छोटा स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो रहेगा 4895 का। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है कि ये कम से कम 5000 की तरफ भागेगा। सो प्रोबेबली आप थोड़ा सा इसे पोजिशनल की तरफ से देखें, तो आज नहीं तो अगले हफ्ते आई थिंक एचएएल लुक्स गुड टू बी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सतपुते साहब का आज का एफएनओ सुपरस्टार मानस, और उनके पास चला जाए चार्ट का चमत्कार। मानस, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? आई थिंक भारतीय एयरटेल पे ध्यान देना चाहिए। भारतीय एयरटेल में करीब 20 रुपए का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। कल भी हमने काफी बढ़िया मूव देखा था। कल हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है पिछले हाईस को टेस्ट करने के लिए। तो 1525 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करेंगे। 1493 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है भारतीय एयरटेल में। अगर चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और इस ऑप्शन में 23 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। चाहे तो 1500 का कॉल भी खरीद ले, लेकिन इस स्टॉक में दम है। भारतीय एयरटेल। अग्रवाल साहब, मिड कैप फंडामेंटल आइडिया कौन सा लेकर आए? आशीष जी, मिड कैप के हिसाब से पहले भी कई बार इस कंपनी को डिस्कस कर चुका हूं, एक बार दोबारा करना चाहूंगा क्योंकि वापस से अच्छी लग रही है, ऊपर से अच्छा करेक्ट कर दिया है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, अगर आप देखो तो भारत की एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है प्रिंटिंग राइटिंग पेपर में। 3,20,000 टन की इनके खुद की एमटीपी की इनकी खुद की कैपेसिटी है, और आंध्रा पेपर जिसमें इन्होंने 72% स्टेक ले लिया है, 1600 करोड़ का उसकी वैल्यूएशन आ रही है आज की डेट में उस शेयर्स की। उसके 2,41,000 की इनकी कैपेसिटी है। तो कुल कैपेसिटी एक तरीके से कहा जाए तो 5,61,000 के आसपास हो गई है। यूनिप्लाई इन्होंने एनसीएलटी से कुछ दिन पहले ली थी। 78 मेगावाट का इनका खुद का कैप्टिव पावर है, प्लांटेशन खुद का है, इसलिए रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इंटीग्रेटेड पल्प की इनकी कैपेसिटी है, पेपर और पल्प की। और मुझे लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो इनका छोटा सा डिवीजन था उसको भी ये बड़े कर रहे हैं। लो डेट इन्होंने बहुत अच्छा खासा कम कर लिया है, पिछले कई क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। यहाँ कम से कम 800 के टारगेट आने वाले 1 साल में हो सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 800 के लक्ष्य के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर इन लेवल्स पे पसंद आता है। फंडामेंटल पिक है, इन लेवल्स पे गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए, उतना और अच्छा रिवॉर्ड होता चला जाएगा। खैर, 4 का चौका का क्विकली रैप अप कर रहा हूं। आज शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शंस की, सोनी जी ने दिया था आपको औरबिंदो फार्मा 1540 का कॉल, जिसमें अपन 12 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े हुए हैं। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब की पसंदीदा बेट थी आज की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 4800 का स्टॉप है,
इवेंचुअली 5000 तक के लक्ष्य, तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण यहाँ पे बैठ चुके। वैसे डिफेंस स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। मोदी जी के बहुत अच्छे से विजुअल्स आ रहे हैं ज़ेलेंस्की साहब से कीव में मुलाकात के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब भी इस वीकेंड यूएस में अपने डिफेंस काउंटर पार्ट से मिल रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएस के। रखिए भाई डिफेंस स्टॉक्स और खास तौर पे HAL को रडार पे। चार्ट का चमत्कार में मानस ने जो चुना है स्टॉक वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। भारतीय एयरटेल, चाहे तो इसका कॉल लें। एल्स 1493 के स्टॉप के साथ 1525 के लक्ष्य यहां पे भी शायद नजर आए। और मिड कैप फंडा में अभी अभी राजेश जी ने बताया क्यों उनको वेस्ट कोस्ट पसंद आ रहा है। ये आज निकल पड़ा है। अब जब बोला था तब भी तेज था, अब तो 4% प्लस का उछाल है। हमारे टारगेट्स हैं 800 तक के यहां पे। और अब हर्षदा से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट छोड़ के बड़ी दीवार की तरफ बढ़ें और प्रस्थान करें और बताएं कि सारे गामा के ये गामा सर ये आपके पास है क्या? ये क्या कहते हैं इसको? रेडियो नहीं है क्या ये? कैरवान है क्या ये आपके पास? मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास नहीं है। सारे गामा मेरे पास नहीं है। अरे यार, मैं हर्षदा से बोलूंगा, आपको दिलाएंगी बिल्कुल। कल की मैं ले लूंगा, जब मिलूंगा ना तब ले लूंगा। हाँ, जब आप दोनों वहां जाएंगे ना, वो किसकी, सलीम साहब की वीडियो क्या देखने? मूवी देखने। मैंने काम कर दिया, आपको दर्द होता होगा ना? हाँ, अब दर्द हो रहा है ना, रोज होगा, रोज टोकूंगा। सारे गामा की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या निकल गया आज से जान लिया जाए। आशीष, नॉर्मली कई सारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखते हैं हम, और सारे गामा की कल शाम को जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने ग्रोथ का एक आउटलुक दिया कि अगले 3 सालों में किस तरह का इन्वेस्टमेंट, किस तरह का बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। तो जो इन्होंने सुर छेड़ा है वो तेजी वाला छेड़ा है। लार्जली FY28 में कंपनी कह रही है कि अगले 3 सालों में सालाना करीब 25 से 26% तक की ग्रोथ वो हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ये उम्मीद इनकी है, अगले 3 सालों का आउटलुक है। इनफैक्ट EBITDA ग्रोथ जो है वो 25-26% ग्रोथ से ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एडजस्टेड EBITDA लेवल पर, यानी कि ऑपरेशनली मजबूती रहेगी, मार्जिन्स और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और इस कड़ी में अगले 3 साल में, अगले साल ऑनवर्ड्स FY26 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो एक्सेलरेट होती हुई दिखाई देगी। ये 3 चीजें कही हैं कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने म्यूजिक बिजनेस से पैसे कमाती है और ऑफ कोर्स वीडियो बिजनेस से पैसे कमाती है। यूट्यूब, OTT, इन सब पर इनके जो गाने चलते हैं उससे काफी कमाई होती है। लेकिन जो कैटलॉग है वो करीब 1,60,000 सॉन्ग्स का है इनके पास, और उनमें से 3 गाने उन्होंने हाईलाइट किए हैं। ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। इसमें गोलमाल फिल्म का, और सब ये गाने जानते हैं, आने वाला पल, जाने वाला है। और अब ये देखिए पिछले 3 सालों में हर साल किस तरह की कमाई की है। 21 में गाना लगभग OTT और YouTube पर जब भी प्ले होता था तो सालाना इसने 17 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया। 22 में 20 लाख, 23 में 21 लाख, 24 में यानी कि पिछले वित्त वर्ष में 25 लाख तक की कमाई इस अकेले गाने से हुई है, जो गोलमाल फिल्म का गाना है, आने वाला पल, जाने वाला है। दूसरा गाना जो इनका बेहद हिट है, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, फिल्म आनंद का, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, ये राजेश सातपुते को बोलेंगे। राजेश जी, एक रेडी चूज कर लो, इनमें से एक गाना आप एक 2 लाइन आप प्लीज गा देना। कुछ नहीं, प्लीज, ठीक है। आप सोच रखो। तो FY21 में आनंद के इस गाने ने 24 लाख कमाए, 22 में 31 लाख, 34 लाख 23 में, और 24 वाले साल में करीब 4 लाख की कमाई इस गाने की हुई है, जब भी ये YouTube या OTT प्लेटफॉर्म पर और इसके डेरिवेटिव्स प्ले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा हिट जो है, लिखे जो खत तुझे, कन्यादान फिल्म वाला गाना, ये 21 में करीब 37 लाख कमा रहा था, लेकिन 24 आते आते 1,60 लाख रुपए दरअसल ये गाना आपको कमा कर दे रहा है। तो ये 3 सबसे सदाबहार गाने, ऑफ कोर्स इनकी बड़ी कैटलॉग है, तो आई एम श्योर दूसरे गानों में भी इस तरह का रेवेन्यू रन रेट रहा होगा, लेकिन ये 3 स्पेशल सॉन्ग्स और ये कन्यादान वाला गाना, लिखे जो खत तुझे, सबसे बड़ा हिट है, स्पेशली रेवेन्यू कमाने में। ये हाईलाइट है, लाइब्रेरी कितनी पुरानी और आज भी देखिए क्या कमा के दे रही है। इनफैक्ट बढ़ते ही चले जा रहे हैं रेवेन्यूज, आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा इतने पुराने गाने का कमा रहे हैं। गजब, लेगेसी मैटर्स। पर ये थोड़ा सा फाइनेंशियल्स ठंडे पड़े थे। FY24 में अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे था, FY24 वीज़ा-वी FY23 थोड़ा ठंडा पड़ा था। उसके बाद वो जब चल रहा था तेजी तो बाजार में स्टॉक भी खूब चला। अब मोमेंटम जब ठंडा पड़ा
फिजल आउट हुआ तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स बाहर आ गए थे। खैर, जब तक सतपुते साहब गाना सोचे इनमें से कौन सा, अग्रवाल साहब हर्षदा के लिंक से ही ऊपर हो गया, 0.5% ऊपर आ गया, नाच रहा है आज। कैसा लगता है ये स्टॉक अप 526 पे? देखिए, पहले भी रिकमेंड किया हुआ है ये, मेरे ख्याल से चार के चमत्कार इसमें मिड कैप फंडा में, और मैं समझता हूँ कि अभी जो ऑलमोस्ट 10-1% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे, ऑल टाइम हाई अगर मैं राइट हूँ तो 580 590 के आसपास है, वहां से 60-70 रुपए ही सिर्फ नीचे है, और यहाँ खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। अभी जैसे हर्षदा जी 2-4 गाने बता रही थी तो नॉस्टैल्जिक होने लगा गानों में, लेकिन ये तो 2-4 गाने की बात है। अगर आप लाइब्रेरी की बात करो इनके, तो मेरे हिसाब से इनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है म्यूजिक की। दूसरे फिल्मों में, वेब सीरीज में इन्होंने अच्छी पकड़ बना ली है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ नए रिलीजेस लॉन्च हुए हैं। कारवां जो कि पहले ऑफलाइन बिकता था, अब इन्होंने ये कहा है कि अब ये सिर्फ ऑनलाइन बिका करेगा, तो वहां से हालांकि टॉप लाइन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन बॉटम लाइन वहां में मार्जिन्स में थोड़ा सा सुधार नजर आएगा। 300 करोड़ रुपया ये इस साल नए कंटेंट एक्विजिशन की बातें कर रहे हैं, और जो 3 साल में 1000 करोड़ रुपया नए कंटेंट एक्विजिशन में खर्च करेंगे ऐसा कहा है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्स कारवान अगर आप देखेंगे तो 25-30% के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखी जाए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी की कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, FY26 की जो अर्निंग्स है वो करीब 30-32 के टाइम्स पे ये डिस्काउंट कर रहा है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। ये जुदा बात है कि थोड़ा सा आपको मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए रखना पड़ेगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखिए। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इस समय सारेगामा अवेलेबल है। वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छी थी, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मजबूत रहेगी, आय 25-26 कैगर से बढ़ेगी और एडजस्टेड EBITDA उससे बेहतर बढ़ेगा, यानी कि यहां से मार्जिन एक्सपैंड होंगे, क्लियरली वो हाईलाइट आती है। एक काम करता हूं, टीजर के तौर पे सतपुते साहब को छोड़े जा रहा हूं स्क्रीन पे। क्या गोलमाल का, क्या आनंद का, या क्या कन्यादान का गाना चुनेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। आखिरी आधे घंटे का ट्रेड बाकी है। 24,821 पर आ चुका है। ऊपरी लेवल से एकदम शांत होता हुआ निफ्टी बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी, लेकिन मिड कैप्स देखिए फिर घूम गया 250 पॉइंट नीचे। आज शाम को जैक्सन वायोमिंग में एक इंपॉर्टेंट स्पीच का इंतजार दुनिया भर के बाजार कर रहे हैं, उससे पहले भारतीय बाजार भी शायद कॉशियस है। सोमवार के लिए क्या रणनीति रहेगी, कंसिडरिंग एक बड़ा ग्लोबल इवेंट भी बीत जाएगा और अगले हफ्ते वो वीकली एक्सपायरी वाला सत्र है। दीपन मेहता हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बीच अनुज को फोन लाइन पर जोड़ लेते हैं। अनुज वैसे हो रहे हैं रवाना जयपुर के लिए, उससे पहले हमने सोचा उनसे बात कर ली जाए। अनुज, ये 24,850 पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, उसके पार निकलना आज थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ। ये 800 के आसपास की क्लोज और निफ्टी बैंक का फिर फिसलना, क्या माहौल रखेगा अगले हफ्ते के लिए? हर्षदा, देखिए मार्केट का ट्रेंड अप है और ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा, जैसे आपने बोला जैक्सन होल का सिंपोजियम, और काफी हद तक ग्लोबल मार्केट ये प्राइस इन कर चुकी है कि कुछ डविश ही आएगा, तो एक लॉजिकल ट्रेड ग्लोबल मार्केट में ये बैठ रहा है कि चलिए अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं क्योंकि फेड अब और क्या ही बोलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसको मंडे के गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से ना देखें। फेड जो भी कहेगा या जो भी करेगा वो मार्केट मंडे मॉर्निंग को पहले 15-20 मिनट में निपटा देगा। अब बाई चांस अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो बड़ा गैप अप भी हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि देखिए अगर तो आप पोजिशनल लॉन्ग है तो उनको कैरी करिए। एक चीज आप कर सकते हैं, 24,900 की जो कॉल है अगले हफ्ते की, उसका प्रीमियम अभी भी रिलेटिवली काफी हाई है, उसको आप सेल कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगर मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो आपका एक बड़े लॉस से आप बच जाएंगे, उसको फिर आप उस हेज को निकाल सकते हैं और लोअर लेवल पर फिर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम नीचे खुले भी तो हम रिकवरी करेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक 51,200 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में पोजिशनली लॉन्ग नहीं बनता है। ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन निफ्टी पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं
और अगर थोड़ा रिस्क लेने की आप कैपेसिटी रखते हैं तो लॉन्ग कैरी करिए, चाहे तो हेज कर लें। और देखिए वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अगर आपको 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है तो वो आपको फिर वो इस जोन में ले जाएगा जो वैसे भी बाय जोन होगा। तो कुछ क्वांटिटी मेरे ख्याल से निफ्टी की घर लेकर जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, पिछले वीकेंड, इस हफ्ते के बीच में और इस वीकेंड फिर ये इतनी बार घर से बाहर, अपने को तो 10 मिनट जाता हूँ डांट पड़ जाती है, आपको नहीं पड़ती क्या? अरे मेरी बेटी मुझे पूछ रही थी कि पापा आप घर पे कब रहते हो तो अपने को तो 10 मिनट में डांट पड़ जाती है। चलो आप एंजॉय करो अपना ट्रिप। हर्षदा ने मुझसे पूछा था कि अभी आप दिल्ली गए थे, आप वहीं से जयपुर क्यों नहीं चले गए थे? तो इस सवाल का जवाब यही है कि वो अगर मैंने कर दिया होता तो वो मेरी बेटी मुझे घर से निकाल देती। तो इसके लिए मैं पहले अनुज, आई डोंट नो, देखिए हम जब कॉलेज में थे ना तो या मम्मी या फिर मैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, हमको बोला जाता था कि आप ये घर है, गेस्ट हाउस नहीं, सो बी प्रिपेयर्ड। ये आपके बच्चे बोल सकते हैं। वो मुझे सुनने को काफी मिला है पिछले 6 महीने में कि ये घर है, गेस्ट हाउस नहीं है, वो मैं काफी सुन रहा हूँ। चलिए, either ways, have a good weekend and enjoy आपका जो जयपुर में इवेंट होने वाला है। चलिए, तो ये इनफैक्ट इंडेक्स पर रणनीति और वही हो रहा है आशीष, वो आज शाम के इवेंट से पहले एकदम शांत क्लोज की तरफ। शाम का इवेंट शाम को है, अभी के इवेंट पे फोकस करते हैं। लाइए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। और मानस ने लिख के भेजा है कि सतपुते साहब किस तरह से गाना गाएंगे उसके ऊपर मैं टेक्निकल्स का सेटअप समझाऊंगा सारे गामा का, तो वो भी गाने का इंतजार कर रहे हैं। सतपुते साहब शुरू करा जाए, कौन सा चुना पहले तो आपने? नहीं आशीष जी, ये माहौल कुछ अलग है, वो माहौल अलग रहता है अभी। अरे यार हमने कौन सा आपका टेस्ट लेना है? आशीष जी सामने चार्ट है और यहाँ पे ये जो हर्षदा ने पढ़ा था, मैं तो कह रहा था थोड़ा सा ले में पढ़ लेती, गाना हो जाता उसमें, और क्या था? चार्ट पे सामने सब रेड दिख रहा है, मुझे वो प्रेशर आ रहा है किधर गाना। मैं काम करता हूँ, मैं ट्विटर पे डाल दूंगा आपको। चैनल के लिए सोचना है कि मुझे ट्विटर के लिए सोचना है? आप इधर गाओ यार। नहीं, लोग कितने सारे ग्लूड है टीवी स्क्रीन पे, ब्रेक पे बेचारे। तो बताओ। हाँ सॉरी, तीनों में कौन सा चुना? वो तो चुन तो लिया है, आप जानते हो कि फंसूंगा तो सुन क्या लगा। मुझे पता, आपने लिरिक्स भी देख लिए। किशोर कुमार की तो झड़ी है, देखिए आप एक बताओ, मैं 10 सुना दूंगा, लेकिन आज नहीं, मैं ट्विटर पे डाल दूंगा। ये तो चीटिंग हो गई है। कोई नहीं, रचना जी मेरी एकदम आपको, रचना जी एक आप ही कर दे यार। क्या सतपुते साहब, वो अपनी रेड स्क्रीन से परेशान है। ऑप्शन देता हूं 3। क्या था वो? आने वाला पल, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और लिखे जो खत तुझे। कौन सा? मतलब मेरी चॉइस कौन सी इसमें से? अरे नहीं, गाना गाना है आपको। Oh my God. लिखे जो खत तुझे। अरे वाह, फुल फ्रेम पे डालिए रचना जी को, हमें क्यों दिखा रही हैं? हाँ दिखा रहे हैं। गाना का सही में गाना है क्या? हाँ इंतजार कर रहे हैं हम सब, फ्राइडे मोड पे हैं। ओके, आप लोग की टॉलरेंस कैपेसिटी अगर है इतनी तो आई डोंट माइंड। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। सी राजेश जी, इतना सा काम था सतपुते साहब। और ब्रिलियंट। रचना जी का गाना सुन के दीपन सर भी जुड़ चुके हैं। दीपन सर जुड़ गए ना? दीपन सर कैसा लगा आपको गाना? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और पूरा फ्राइडे मूड ही लग रहा है एट द हवा स्टूडियो। I wish I was there in person. अगली बारी you're free to come to the studio. आपको भी गाना गाना है, also free to sing a song. क्योंकि मार्केट बस गाना ही गवा रहा है आज, और कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल, I think there's hardly any activity in the market. Volumes also are low. और शायद I think yesterday से ही weekend mode में जा चुके हैं। Anyway, Monday holiday है for the rest of the world, but the market of course is working. So we are in a kind of holiday mood anyways, I think right now. जी, इस समय फिर आप अगर अपने आप को पोजीशन करेंगे बाजार में, गिवन द करंट पुल अप, और जो हम 24,800 तक पहुंचे, या 25,000 की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है जैक्सन होल से आप क्या सुनना चाहते हैं जो इस मार्केट में और एनर्जी डालेगा और पोजीशन लेने को एक्साइट करेगा?
देखिए अर्चित, आई एम नॉट टू फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि उनका असर अपने मार्केट्स पर ज्यादातर नहीं आ रहा है. आई थिंक व्हाट इज ड्राइविंग आवर मार्केट्स इज लिक्विडिटी फ्लोज व्हिच आर कमिंग इन, और उसी को ट्रैक करना जरूरी है. आई थिंक कितने एसआईपी बढ़ रहे हैं, कितना नेट एसआईपी फ्लोज है, और बाकी अन्य म्यूचुअल फंड्स की में कितना पैसा आ रहा है, रिटेल की कितनी परचेजिंग हो रही है. आई थिंक दोज आर द की पैरामीटर्स ऑन द डिमांड साइड. और सप्लाई साइड में यही ट्रैक कर रहे हैं कि कितना सप्लाई आ रहा है, whether it is through QIPs or whether it is selling by promoters or private equity or institutional investors, and how much it is being absorbed. यही सब ट्रैक करना आई थिंक और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेंड्स हो रही है दैट इज टोटली ड्रिवन बाय लिक्विडिटी. धीरे धीरे वी आर मूविंग मोर एंड मोर अवे फ्रॉम फंडामेंटल्स, और खराब न्यूज इतने अच्छे नतीजे नहीं भी आते तो भी स्टॉक प्राइस रिमेन्स द सेम और गोज हायर, और थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव न्यूज थ्रू आ जाता है द स्टॉक्स आर जस्ट फ्लाइंग. तो मेरे ख्याल से इस समय एक थोड़ा कंप्लीट गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है, where liquidity is taking almost all stocks higher and higher. But in my opinion, ये sustainable नहीं है, and from that point of view, investors should be cautious. और मेरे ख्याल से कोई भी इवेंट ऐसी नहीं है जहां पर ये मार्केट के सेंटिमेंट या मार्केट के फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकती है, as long as the demand is higher than the supply. अब ये जो आपने एक चीज मेंशन की, प्रोमोटर्स स्टेक बेचना, अब ये मौके का फायदा उठा रहे हैं या फिर इनमें से कुछ उन पर फोकस किया जाएगा जो पैसे उठाकर ग्रोथ कैपिटल के लिए यूज करेंगे, कंपनी में होपफुली ज्यादा री इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे. ऐसे कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं क्या स्टॉक्स? दर्शिता, ये कहना मुश्किल है व्हाई द प्रमोटर इज सेलिंग, बट जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है, रोज कुछ ना कुछ बड़े डील्स हो रहे हैं. आई थिंक क्लियरली द इनसाइडर्स सो टू स्पीक, जो कंपनी की जानकार है, जो पहले से उनकी पूरी जो सिस्टम समझते हैं, बिजनेस को अपने से भी ज्यादा समझते हैं, दे आर ग्रेजुअली लिक्विडेटिंग एंड दे आर गेटिंग लाइट, दे आर गेटिंग इनटू कैश. मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल है मार्केट्स के लिए कि आपके शेयर्स थोड़े ओवरबॉट है, और आपको भी थोड़ा देखना चाहिए कि इतने जो इन्वेस्टर्स है विच हैव बीन इन्वेस्ट इन द कंपनी फॉर so many years, I'm not just talking of promoters but even private equity, और उन्होंने इतने सारे पैसे भी बनाए हैं, इतना अच्छा रिटर्न भी मिला है, फिर भी इस लेवल पर अगर वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट करना चाहते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, इट सर्टेनली इज अ सिग्नल कि शायद ये शेयर्स काफी ओवरबॉट है और उनको लग रहा है कि इसमें करेक्शन आके फिर करेक्शन में वो खरीद सकते हैं. दैट्स द ओनली मैसेज आई एम गेटिंग. सो आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर अस टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. और जो सबसे आईपीओस भी आ रहे हैं, आई थिंक एवरी वीक द क्वांटम ऑफ आईपीओस इज जस्ट कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, और बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं. कंपनीज व्हिच हैव थॉट दे विल डू आईपीओ 2-3 years down the line, they are preponing their IPOs. So I think the whole action is shifted towards how much can you offload in the market from an institutional or a corporate point of view, and how much can get absorbed. दीपन सर, अब तक वो के शेप की चर्चा होती थी, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनकी सेल्स, उनका ट्रैक्शन बहुत अच्छा चला, पर अब स्क्रीन देख के लगता है कि वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, रूरल, वो थीम्स पिकअप कर रही हैं. कोई एफएमसीजी में आप धीरे धीरे आउट परफॉर्मेंस एक्यूमुलेशन देख रहे हो, ऑटोज में एसयूवीज वगैरह सब ठंडा पड़ रहा है और चल रहे हैं वो टू व्हीलर्स, एंट्री लेवल, उसमें ट्रैक्शन. क्या ऐसे में बॉटम ऑफ द पिरामिड में आप सिलेक्टिवली स्टॉक्स चूज कर रहे हो? लग रहा है क्या कि एक सस्टेन्ड मोमेंटम की अब यहाँ पे तैयारी हो रही है? अगर वाकई रूरल रिकवरी आनी है तो ये लंबा इंपैक्ट कर सकती है इन स्टॉक्स को. You're right. I think monsoons have been very good. Last week they were 7% above normal, और monsoon का distribution भी अच्छा है. When you are speaking to companies, they are also saying कि rural demand pick up हो रही है. So from that point of view, definitely एक investment theme या एक trading opportunity बनती है. But मेरे ख्याल से the best way to play this would be through agrochemical companies, fertilizer companies. इनके नतीजे will be record profitability, I would say. So companies like Dhanuka Pesticides, PI Industries, Deepak Fertilizers, Zuari, Coromandel International, इन सभी जो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज है, यहाँ पर आपको ओवरवेट रहना चाहिए. मेरे ख्याल से एक अच्छी
उछाल आपको देखने को मिलेगी ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ऑल्सो व्हेन दे डिक्लेयर द रिजल्ट्स फॉर सितंबर क्वार्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टर फॉर देम। और मेरे ख्याल से अगले 5-6 महीने इनके लिए अच्छे हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड पॉजिटिव न्यूज फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, आई थिंक देयर आर सम अदर वेज टू ऑल्सो प्ले दिस रूरल डिमांड। आई वुड से ट्रैक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑल्सो, और वहाँ पर M&M certainly amongst the automobile companies is the best place to take advantage of higher rural spending। तो यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हैं। बट आई वुड नॉट एग्री टू बाय FMCG स्टॉक्स, क्योंकि डिस्पाइट रूरल में लिफ्ट देखा है हमने, अपलिफ्टमेंट देखा है, लेकिन बहुत सारे उनके कैटेगरीज मेच्योर है। और मेरे ख्याल से अगर रूरल में थोड़ा उनको फायदा हो जाता है, लेकिन अर्बन साइड दे आर नॉट मेकिंग एनी गेन्स, वहाँ पर स्टैग्नेशन है। सो आई वुड अवॉइड FMCG, बट देर आर अदर वेज टू प्ले द रूरल डिमांड। दीपन सर, जाते जाते IT आपकी पकड़ मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। एक तरफ US की इकोनॉमी ठंडी पड़ेगी, तभी वो फेड मूव करेगा, हम उसके ठंडे पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में IT के लिए ये सेकेंड हाफ रहना कैसे वाला है, जब US इकोनॉमी दिक्कत में आएगी तब? Yeah, you're right. I think even I am confused about software companies. क्योंकि एक तो पॉजिटिव्स देखिए, उनकी डील फ्लो बहुत ही बढ़िया है, और जिस हिसाब से उनकी एट्रिशन लेवल्स कम हुई है, दैट इज आल्सो वन नोटेबल पॉइंट। धीरे धीरे दे आर इंक्रीजिंग देयर एम्प्लॉई स्ट्रेंथ आल्सो। तो मैनेजमेंट्स को शायद लग रहा है कि गुड डेज आर अहेड, लेकिन ऑन द ग्राउंड एक्चुअल रेवेन्यूज देखेंगे तो स्टैग्नेशन है वहां पर। जून क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में कुछ खास उछाल नहीं दिखा हमने इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स। शायद सितंबर में आ सकता है, शायद दिसंबर क्वार्टर में आ सकता है, वो कह नहीं सकते। लेकिन आई थिंक देयर इज सम डिस्टेंस टू गो जब तक सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होता है ऑन द कस्टमर साइड। और आई थिंक कस्टमर यानी कि जो बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, दे आर स्टिल इन अ वेट एंड वॉच एटीट्यूड, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। वो देखना चाहती है कि अब किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पर। और मेरे ख्याल से इट विल बी अनइवन ग्रोथ इन दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एंड सम सेगमेंट्स, सम वर्टिकल्स में डू वेल बट अदर्स में स्टैग्नेट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बार तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए एज फार एज सॉफ्टवेयर कंपनीज आर कंसर्न। वेट फॉर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन परहैप्स लुक एट इंक्रीजिंग योर वेटेज। सही है दीपन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सॉरी थोड़ा सा आपको वेट कराने के लिए, वो सतपुते साहब से गंवाने के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई, पर थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा, IT की बात हो रही थी तो एक बात बता दूं, इस वीकेंड में जब हम होंगे, संडे के दिन TCS 20 इयर्स अपनी लिस्टिंग की कंप्लीट कर रहा होगा, लिस्टिंग एनिवर्सरी बना रहा होगा। ये जो 20 साल बेमिसाल रहे हैं TCS के, उस पर सुमित ने एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी करा है, दिखाइए भाई डॉक्टर साहब। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS की लिस्टिंग के 20 साल पूरे हो गए। दरअसल ये कंपनी का जो स्टॉक था वो 25 अगस्त सन 2004 को लिस्ट हुआ था, और वहाँ से लेके अब तक यानी कि 25 अगस्त 2024 तक आते आते करीब 20 साल इसकी लिस्टिंग के पूरे हो चुके हैं। और इसने ना केवल देश में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है IT स्पेस को लेकर, बल्कि इसने निवेशकों को भी काफ़ी हद तक रिवॉर्ड करते हुए दिखाई पड़े हैं। कई सारे फैक्ट्स। पहले तो ये प्री एडजस्टेड यानी एडजस्टमेंट के बिना TCS का जो इशू प्राइस था वो 850 रुपये पर शेयर के आसपास था उस समय पर। उस समय पर कंपनी ने कुछ OFS भी किया था, कुछ फ्रेश इशू भी किया था, और करीब करीब 5400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई भी थी। उस समय की IPO की डिटेल है। कुछ और IPO की डिटेल की बात की जाए तो उस समय पर QIB हिस्सा 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था, NII का हिस्सा करीब 19 गुना सब्सक्राइब हुआ था, कर्मचारी का हिस्सा रफली 3/4 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और रिटेल का हिस्सा करीब करीब 3 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर उस समय पर आए थे, हालांकि कर्मचारियों का नंबर उतना स्ट्रांग नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी ने 2006 में 1:1 बोनस दिया, 2009 में भी 1:1 बोनस दिया, 2018 में भी 1:1 बोनस दिया। मल्टीपल बायबैक्स भी कंपनी कर चुकी है इसके अलावा। तो ये कुछ शेयर होल्डर्स के रिवॉर्ड है जो दे चुके हैं। कंपनी से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जहां पे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, IT सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से भी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी।
टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 47% हिस्सा टीसीएस का है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 2011 से लेकर 2021 तक टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 50% से ज्यादा का हिस्सा अकेला टीसीएस देता था। तो एक डिकेड तक यहां पे इसने लीडरशिप को मेंटेन रखा है। टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अभी भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ पांचवी सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के देने वाली कंपनी है देश की। और अगर इन 5 कंपनियों की बात की जाए, इनफैक्ट टीसीएस के कुल कर्मचारी जो हैं वो 6 लाख के आसपास हैं, जबकि टाटा सन्स के कुल कर्मचारी जो हैं वो रफली 10 लाख के आसपास है। तो कुल कर्मचारियों का मतलब टाटा सन्स के 60% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें भी टीसीएस के 82 से 92% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के हैं। ये देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 78,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, एसबीआई 70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, एचडीएफसी बैंक 70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, और इसके अलावा जो 2 और कंपनियां हैं उसमें ओएनजीसी करीब 50,000 करोड़ और टीसीएस 47,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार है। तो एक टाटा ग्रुप का ज्वेल जिसकी लिस्टिंग के 20 साल पूरे हो चुके हैं। ज्वेल और टाटा ग्रुप का कैश काउ जैसा रखना रखिए, सबसे बड़ी सबसे दिग्गज कंपनी उस ग्रुप की टीसीएस। चलिए अच्छा यतिन के पास चला जाए। डीलिंग रूम्स का मूड चेक और कहां क्या क्या उनके रडार पे ये जान लिया जाए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज थोड़े मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ है और 2 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के रडार पे हैं। मोमेंटम वाइज डीलर्स को लगता है मेटल स्टॉक्स में फिर से एक बार रौनक लौटेगी, और जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 20 से 30 रुपए का अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर पर रह सकता है। इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील एक काउंटर है जहां डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं बीटीएसटी के रूप में। इसके अलावा भारतीय एयरटेल भी सितंबर सीरीज में काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन और लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट भारतीय में डीलर्स को लगता है कि 1530, 1540, 1550 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो लॉन्ग साइड पे भारतीय एयरटेल भी एक स्टॉक है जो सितंबर सीरीज के लिहाज से डीलर्स अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग करवा रहे हैं। मानस ने भी दे रखा था, डीलर्स लॉन्ग करा है, उससे पहले आवाज ने लॉन्ग कर रखा है। भारतीय एयरटेल मानस का आज का 4 का चौका का पिक भी था। लीजिए भाई, ये है डीलर्स के रडार पे स्टॉक्स। और अब एक काम करा जाए, बीटीएसटी ये और या फिर एसटीबीटी पैनल कहाँ कौन से स्टॉक्स पे दाव लगा रहा है ये जान लिया जाए। रचना जी आप शुरुआत करिए। जी मुझे ये लग रहा है फिलहाल जो मार्केट का चार्ट वगैरह है वो देखते हुए कि मंडे को गैप डाउन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी गैप अप की है। समहाउ आई फील कि एक बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए मार्केट में और मेटल्स उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। सो आई विल गो विद टाटा स्टील, एंड टाटा स्टील का अपना चार्ट सेटअप भी बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स के हिसाब से लॉन्ग करेंगे एंड 150 पे एसएल लगाएंगे फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे हम बहुत जल्दी 160 एंड 165 के नंबर्स देखने चाहिए। ओके गाबा सर, रडार पे कौन सा स्टॉक? रडार में स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक अच्छा मजबूत नजर आता है, 1203 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1198, मतलब 5 रुपए का। आउटसाइड जो टारगेट है 1225 पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक। 1225 आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट ये भी डे हाई पर लौटता हुआ। सोनिया आपका ट्रेड? मुझे लगता है कि मंडे को शायद आईटी में हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं, तो यहाँ पे बीटीएसटी बिरला सॉफ्ट में रेकमेंड करना चाहती हूँ। फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं, 607, 606 इसी रेंज में बाय कर सकते हैं। 598 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए फ्यूचर्स में। 618 का पहला टारगेट रहेगा, 622 का दूसरा टारगेट। 622 तक के लेवल्स दूसरा आप, लेकिन 618 15 पहले पहुंचेगा। ये राजेश सातपुते जी बताइए आपका ट्रेड। अक्षता जी देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा बाय करूंगा। मुझे लगता है कि डिफेंसिव पे नेस्ले एक इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है, इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा है। यहाँ से डाउनसाइड नहीं होनी चाहिए। जो इनिशियल सेलिंग था, मॉर्निंग से चल रहा था स्लोली, वो ड्रैगिंग था। तो इट्स अ बाय नेस्ले। स्टॉप लॉस रखूंगा 2500 का, और मेरे हिसाब से इसमें एक स्विंग मिलना चाहिए करीबन 2580 से लेके 2600। तो एक अच्छा स्विंग मिलेगा नेस्ले में। नेस्ले इंडिया। मानस, रडार पे कौन सा स्टॉक? तो देखिए, बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर आज फिर से एक रेजिस्टेंस जो कि 1635 था वो ब्रीच हुआ है, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो स्टॉप लॉसेस है वो 1629 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1665 के। बड़े मूव्स की तैयारी हो रही है भाई मंडे के दिन जैक्सन होल सिंपोजियम के आउटकम के बाद, और लग रहा है कि तेजी की तरफ ही रहेगा बाजार। एटलीस्ट एक्सपर्ट्स की पिक्स तो ये चीख चीख के कह रही हैं। एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया भी ले आता हूं। अग्रवाल सर, ऐसा कोई जो अगले हफ्ते तक नजर में ऐसा है क्या कुछ?
सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। आपका पिक। ओके, देखिए पिक के हिसाब से मैं बजाज फिनसर्व के साथ ही जाना चाह रहा था, जो अभी अभी मनस ने दे दिया है, तो उसे थोड़ा चेंज करना पड़ा और मैं समझता हूँ पीएससी पे ध्यान देना चाहिए। बहुत दिन से अंडर परफॉर्म करता है स्टॉक, वापस से चाल पकड़ रहा है फंडामेंटली, तो बहुत साउंड कंपनी है। पहली तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो 180% का जंप रेवेन्यू पे आया, एबिटा करीब 47 आया 33 के सामने, बॉटम लाइन 4 गुना हो गई, और फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। करीब करीब 15% सीडीएसएल पे होल्ड कर रही है। सीडीएसएल की जो आप मूवमेंट हुई है उसके भी इस पे वैल्यूएशन दिखेगी। आईएनएक्स पे इनके फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। स्टार म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इनका है, इसका कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है 34 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक जाता। ओके, बीएसई है अग्रवाल साहब का प्रेफर्ड आइडिया। आज तो फ्राइडे है, आज वो कंटेस्ट का आउटकम पता चलेगा। खिलाड़ी नंबर 1 और एक जोरदार हफ्ता। पिछला हफ्ता अच्छा नहीं था आशीष, और पिछला हफ्ता मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन रिटर्न्स बन नहीं पाए थे। लेकिन इस हफ्ते वॉलेटिलिटी के बावजूद बहुत तगड़े रिटर्न्स बने हैं। तो लेकर आइएगा खिलाड़ी नंबर 1 की हमारी प्लेट। विजेताओं के बीच जो मुकाबला था, सोनी पटनायक हिस्सा थी इस हफ्ते की। 10.32% के रिटर्न्स इनके बने हैं। 14% के रिटर्न्स अरुण कुमार मंत्री ने बना के दिए। ब्रिजेश एल ने 25% तक की कमाई की, और ये इनफैक्ट इस हफ्ते के विजेता है। आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एनालिस्ट ब्रिजेश ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, नेली 25% तक का रिटर्न। तो ब्रिजेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खिलाड़ी नंबर 1 का खिताब आपको मिल रहा है। पहले तो बताइए अगले हफ्ते के लिए क्या रुझान रहेगा, इंडेक्स पर किस लेवल पर आपकी नजरें? गुड आफ्टरनून मैडम। सो बेसिकली जैसे कि आज सवेरे हमने बात किया था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वो एक ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, क्योंकि सुबह से ही स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव, मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, बट व्यू डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मंडे का जो ओवरऑल जो स्टेटस रहेगा वो एक तेजी की तरफ रहेगा। मुझे लग रहा है पॉजिटिव बायस होगा, और जैसे ही 51,000 एक बार बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप रैली देख सकते हो, बैंकिंग, ऑटो, ये सेगमेंट होंगे जहां पे मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 3 मिनट बचे। ओके, अच्छा ब्रिजेश, मुझे एक चीज बताइए कि कुछ स्टॉक्स जो बहुत ही धमाकेदार तेजी दिखा रहे, जब आपने सुबह में आई थिंक मिंडा कॉप दिया था, वो चला हुआ था स्टॉक 20% का अपर सर्किट, फैंटास्टिक मूव, मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा फिसल सकता है। इनमें से कौन सा ट्रेड जो इस हफ्ते आपने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं? मिंडा हो गया, नायका हो गया, आपका त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, लिस्ट लंबी है इनफैक्ट। कौन सा कॉन्फिडेंटली अगले हफ्ते के लिए राइड करना है? तो वो जो मोमेंटम जो हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग और नायका में जो देखा था, वो मुझे लगता है अभी भी उसका स्ट्रक्चरल जो डायरेक्शनल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर किसी को भी व्यू अगर इस पर कंटिन्यू करना है तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग और नायका पे मुझे अभी भी लगता है कि मोमेंटम बरकरार है, अभी भी वीकली जो फॉर्मेशन से काफी स्ट्रांग है। तो ये डेफिनेटली ये नेक्स्ट वीक भी परफॉर्मर रह सकता है। ओके, तो ये फिलहाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग, नायका जैसे ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। गुड लक टू यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम दिस वीक। बहुत बढ़िया मुकाबला आप तीनों के बीच। इनफैक्ट सोनी भी इस शो में हमारे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सबके डबल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स में चाहती हूँ कि वो स्क्रीन पर आ जाए। जो मैं देख रही हूँ, डाउ फ्यूचर्स 134 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 134 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है, और S&P फ्यूचर्स भी इशारा कर रहा है कि 25 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। तो आज दरअसल वो की जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पावेल की स्पीच से पहले अमेरिकी मार्केट्स में अच्छी तेजी, और भारतीय बाजारों में भी आज दिन भर हमने देखा बहुत छोटे दायरे में कारोबार, लेकिन पॉजिटिव क्लोज आ रही है। 24,800 के ऊपर ही, 24,835 के आसपास ये क्लोज देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक का वॉलेटाइल रहा है, 40 पॉइंट नीचे। मिड कैप में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, यहाँ पर लगभग 300 अंकों का नुकसान देखा गया है क्लोजिंग पर। आईटी स्टॉक्स बैकफुट पर थे आज, 350 पॉइंट तक का की गिरावट, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाय द एंड ऑफ इट गिरने वाले शेयरों की संख्या हल्की सी बढ़ी है। आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन लेकर आते हैं और फिर देखेंगे मार्केट कहाँ टिक रहा है।
तो आज निफ्टी बैंक टिका है 24 पॉइंट नीचे। बैंकों में कमजोरी, पॉजिटिव में ऑटो था जहां पर जोरदार तेजी और कैपिटल गुड्स में तेजी बनती दिखाई दी। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आज मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 24,800 835 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया। 22 अंकों की बढ़त, और आज स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा लाल दिखाई देगी लेकिन हरे अंश भी हैं। टॉप परफॉर्मर्स में ऑटो, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आपका M&M जैसा काउंटर, हीरो मोटो जैसा काउंटर, सब तेजी में रहे हैं आज। भारतीय एयरटेल में जाते जाते अच्छी तेजी बनी, कोल इंडिया खुलने के साथ ही भागा था। ICICI बैंक की तेजी आज अच्छी रही है, इंडसइंड बैंक ने भी साथ दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रूशियल रहेगा अगले हफ्ते क्योंकि इसकी AGM आने वाली है, उसमें बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। बैकफुट पर ONGC, LTI, माइंट्री, विप्रो जैसे काउंटर्स, टाइटन में इनफैक्ट बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स में हमने देखा है अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई और एक पुल बैक देखने की पूरी उम्मीद है जब हम सोमवार को लौटेंगे। कंसिडरिंग नैस्डैक फ्यूचर्स तेजी में है, होपफुली वैसा ही सत्र उभर कर आएगा। सेक्टोरल विनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये हफ्ता वैसे अच्छा रहा है, हर दिन हमने पिछले दिन के हाई को सरपास किया, उसके ऊपर क्लोज देखा है। तो 24,833 के आसपास जो क्लोज आ रहा है इसमें आप गौर करिएगा, इस पूरे हफ्ते नियरली 2% प्लस तक के गेंस इंडेक्स ने आपको दिखाए होंगे। हिंडाल्को एक परफॉर्मर रहा है, BPCL एक परफॉर्मर रहा है, SBI लाइफ एक परफॉर्मर रहा है। 6% के गेंस इधर। बजाज फिनसर्व में भी तेजी, ग्रासिम में अच्छी खासी बढ़त 5% की, HDFC लाइफ में तेजी बनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां फोरफ्रंट पर रही हैं इस हफ्ते। ONGC, M&M, टाटा मोटर्स थोड़े से बैकफुट पर आते हुए यहाँ पर करीब 2-2.5% तक का नुकसान। अदानी एंटरप्राइजेज, विप्रो, पावर ग्रिड दूसरे लूजर साबित हुए हैं दिग्गजों में इस पूरे हफ्ते। तो ये इनफैक्ट आपके लिए ओवरऑल हफ्ते की चाल रही। ओवर द वीक अगर आप गौर करेंगे तो आई थिंक निफ्टी नियरली 2% प्लस तक के रिटर्न्स आपको दे पाया है। कंसिडरिंग आज और कल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ तो 2% के रिटर्न्स यहाँ पर बने ज़रूर। चलिए सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष और नीचर्च के बीच का मुकाबला, कई इंटरेस्टिंग सौदे इन दोनों ने आइडेंटिफाई किए और उनमें दरअसल नीरज का रेलटेल 7% भागा, प्रिज्म जॉनसन 3% भागा, पॉली मेडिक्योर, पिकेडिली जैसे काउंटर्स में भी 2.5-3% तक की तेजी बनी है। आशीष ने क्या पकड़ा था? ईथॉस मंदी की तरफ, यहाँ पर कुछ प्रोमोटर्स की तरफ और बिकवाली हुई है, लेकिन भारत डायनामिक्स, NIIT, जैन इरिगेशन ये सारे काउंटर्स थे जो खबरों में थे और यहाँ पर एक अच्छा एक्शन बनता दिखाई दिया। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाज़त लेने का। तो हमारे मेहमानों का भी धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने का। रचना जी, स्पेशली यू, बहुत बढ़िया गाया आपने, आज पूरा मूड बना दिया है। राजेश जी आपसे कट्टी है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ये राजेश जी नहीं, राजेश सातपुते जी, गलत राजेश जी सर, आपसे दोस्ती है, आप मत गलत समझिएगा, वो उनके लिए था। ठीक है, चलिए हैव अ गुड वीकेंड। आपसे फिर अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए ट्रेड्स और ऑफ कोर्स जैक्सन सिंपोजियम से बड़े टेकअवेज लेकर आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को। हैव अ गुड वीकेंड।